जी प्रणाम। मैं बहुत खुश हूँ मेरे को आपसे फिर से मिलने को मिला। आचार्य जी, मैं मेरा पर्पस इस पॉडकास्ट के साथ ये है, इंटरनेट पे या दुनिया में व्हाट्सएप पे, जैसे हम बच्चों के लिए इंस्टाग्राम हो जाता है तो बड़ों के लिए व्हाट्सएप हो जाता है। उस पर हर आदमी ये बोल तो देता है कि मैं ना अपना जीवन भगवत गीत के अनुसार जीता हूँ, पर मेरे को नहीं लगता किसी ने या तो भगवत गीत पढ़ा है और जिसने पढ़ा है उसने समझा है। मैं चाहता हूँ इस कॉन्वर्सेशन के एंड तक मैं बेसिक से एडवांस तक एक आदमी को भगवत गीत की अंडरस्टैंडिंग आपके थ्रू पहुंचा सकूं। इतनी जल्दी तो कितना हो जाएगा देखेंगे, कोशिश करते हैं। ठीक है ठीक है। चलो वहां से शुरू करते हैं जहां से सबको पता ही है। ठीक है ठीक है, ताकि लोगों को बिल्कुल शुरू करने में आसानी रहे। ठीक है। जब गीता की बात आती है तो हम सबसे पहले नाम लेते हैं कर्म के सिद्धांत का, द लॉ ऑफ कर्मा। यस। ठीक है, तो अगर कोई मुझसे कहे कि बिल्कुल तुरंत 1-2 मिनट के अंदर बता दो कि भगवत गीता का सेंटर क्या है, तो वो ये है कि द लॉ ऑफ कर्मा इज नॉट एट ऑल अबाउट कर्म। कर्म मतलब एक्शन, उसी को अंग्रेजी में हम कर्मा बोल। तो जिसको हम लॉ ऑफ कर्मा बोलते हैं वो एक्शन के बारे में बिल्कुल नहीं है, वो एक्टर के बारे में है। अगर कोई इतना समझ गया तो गीता का उसको संदेश मिल गया। जो लॉ ऑफ कर्मा है, जिससे जुड़ी फिर हम बहुत सारी और बातें बोल देते हैं, कर्मफल कह देते हैं, कार्मिक अकाउंट कह देते हैं, कार्मिक बैलेंस कह देते हैं, ये सब चलता है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उन सब के सेंटर में यही रहता है, लॉ ऑफ कर्मा। और ये जो कर्मा शब्द है, कर्म, ये जो कर्मा शब्द है, ये सबसे ज्यादा गीता से जुड़ा हुआ है जी। ठीक है। और लोग सोचते हैं कि इसका अर्थ है एक्शन, अच्छे एक्शन, बुरे एक्शन। अच्छे एक्शन करोगे तो उसका अच्छा कर्म फल मिलेगा। आज अगर तुम्हें दुख मिल रहा है तो इसका मतलब तुम्हारा जो पिछला कार्मिक बैलेंस है वो नेगेटिव था और आज तुम उसको न्यूट्रलाइज कर रहे हो। ये सब धारणाएं चलती हैं, ये मिथ्स हैं। तो गीता अगर समझनी है तो यही देख लेना है कि जो लॉ ऑफ कर्मा है उसमें कर्मा जैसी कोई चीज है ही नहीं। लॉ ऑफ कर्मा इज नॉट अबाउट द कर्म, इट इज अबाउट कर्ता। कर्ता मीन्स एक्टर, ठीक है, करने वाला, द डूअर। सो लॉ ऑफ कर्मा इज नॉट अबाउट द डीड, इट इज अबाउट द डूअर। ठीक है। अब ये बात कहाँ तक जाती है? अभी तक ऐसा लग रहा होगा जैसे थ्योरेटिकल हो रही है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। शुरू में ही बोर हो गए होंगे हमारे नहीं, जिनको सुनना है फंस गए होंगे। बढ़िया। तो कर्म बाहर की चीज होता है ना, कर्म बाहर की चीज होता है। तो हमें नहीं पता कि जो बाहर हो रहा है वो क्यों हो रहा है। ठीक है। इट्स जस्ट अ मूवमेंट इन टाइम एंड स्पेस। ठीक है। उसको अच्छा या बुरा नहीं बोला जा सकता, न उसको मेजर करने से भीतर हमें किसी तरीके का इल्यूमिनेशन या पीस मिल जाएगा। जो पूरा फील्ड होता है विजडम लिटरेचर का, सेल्फ नॉलेज का, वो इसीलिए होता है ना कि ये भीतर जो इतनी गड़बड़ चलती रहती है, आदमी परेशान रहता है, खोपड़ा एकदम गड़बड़ रहता है। हाँ। उसको हम ठीक कर सकें। गीता कह रही है, बहुत सारी बातें कह रही है, 18 अध्याय 700 श्लोक है, पर चूंकि हमें जल्दी में करना है इसीलिए मैं बिल्कुल जो उसका सेंटर है उसको पकड़ रहा हूं। गीता कह रही है बाहर बाहर आप क्या कह रहे हो उसको देखना जरा कम करो, और उसको अगर देखना भी है तो किस तरीके से देखना है वो मैं आगे बताऊंगा, आप याद दिलाना। आप बाहर क्या कर रहे हो इससे ऑब्सेस्ड होना बंद करो। आप भीतर कैसे हो जरा इस पर ध्यान दो, क्योंकि हमें नहीं पता कि जो कर्म है वो आ कहां से रहा है। आप कर्म को देखोगे, मैं उदाहरण के लिए मैं इसको ऐसे नीचे रखता हूं लिड को, और ये मैंने उठाया। Now this might look like a regular harmless action, but what if I pick it up and do something extremely nasty? I throw it on somebody's face or whatever. Right? ठीक है। कुछ भी। तो हम नहीं कह सकते कि बात क्या चल रही है। इसी तरीके से ये भी तो हो सकता है ना कि मैं डायबिटीज का पेशेंट हूँ, मुझे मना करा है शुगर के लिए, और मैं फिर भी उठाकर इसको सिप कर रहा हूं, और वो चीज सिर्फ एक्शन को देख के पता नहीं चलेगी। तो गीता मूलतः ये बोलती है कि ये जो बाहर बाहर जो चल रहा है इसको बोलते हैं स्थूल जगत, द ग्रॉस वर्ल्ड विच इज परसेप्टेबल थ्रू द सेंसेस।
कह रहे इससे जो तुम्हारा इन्फेचुएशन है, जो पैदा होते हैं और आंखें बहुत ऐसे बाहर की ओर देखना शुरू कर देती हैं, इसको जरा कम करो भाई। क्योंकि बाहर जो चल रहा है, तुमको तो अपने भीतर जीना है। हमको ऐसा लगेगा अभी हम इस हॉल में जी रहे हैं। द फैक्ट इज यू आर लिविंग इन योर ओन इनर वर्ल्ड एंड आई एम लिविंग इन माई ओन इनर वर्ल्ड। और अगर भीतर पेन है तो बाहर के पेन से ज़्यादा खतरनाक होता है। बिल्कुल। और बाहर का पेन टॉलरेबल हो जाता है अगर भीतर पेन ना हो। बिल्कुल। ऐसा भी होता है कई बार कि बाहर पेन होता है पर भीतर से हम जॉयफुल होते हैं। तो लॉ ऑफ कर्मा ये है कि कर्म नहीं, कर्म के सेंटर को देखो। सेंटर माने वो कर्म कहाँ से आ रहा है, वो कर्म कहाँ से आ रहा है। व्हाट इज द स्टेट ऑफ द एक्टर, द डूअर। यही जो एक्टर या डूअर है ये हम है, ये हम है। उसको सेल्फ बोलते हैं या आई या ईगो, वो सब एक है। एक्टर, डूअर, एक्सपीरियंसर, सेल्फ, आई, ईगो, सब्जेक्ट, सब एक है। द सब्जेक्ट, ये सब एक है, ये सब एक है। और हमारा सारा ध्यान किस पे रह जाता है, ये कैसा है, वो कैसा है, मैं लग कैसा रहा हूँ, मैं अच्छे काम कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, कुछ डूज हैं मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ ना, मैं डोंट्स को अवॉइड कर रहा हूँ ना। ये सब एक्शन के लेवल पे बातें हैं, कर्म के लेवल पर। गीता कहती है कर्म की चिंता करना छोड़ दो। जो एक्टर है, डूअर है, करता है, सेल्फ है, उसको देखना शुरू कर दो। उसको देखना शुरू कर दिया तो बाहर जो भी तुम करोगे उसकी फिक्र करने की जरूरत ही नहीं। गो फ्लाई फ्रीली, जो भी करोगे वो मस्त होगा। सो दैट्स द रीजन व्हाई मोस्ट पीपल आई हैव फेल्ट ओवर दीज डेकेड्स probably refuse to understand the Gita. It's a subconscious thing. कोई नहीं बोलेगा कि मैं जानबूझ के गीता नहीं समझना चाहता। लेकिन शायद हमारे भीतर कुछ बैठा है जो गीता, and when I say Gita, that's synonymous with wisdom literature, all kinds of wisdom inputs. हम उसको समझना नहीं चाहते क्योंकि अगर हम उसको समझेंगे तो हमें खुद को देखना पड़ेगा, सेल्फ ऑब्जर्वेशन। बिल्कुल। और अगर खुद को देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो हमने बाहर खड़ी कर रखी हैं, अपनी जो बिलीव्स बना रखी हैं, अपने मोड्स ऑफ एक्शन बना रखे हैं, हमको दिखाई देगा वो सब हॉलो है, वो हॉलो है। ठीक है। और उससे भी ज़्यादा एक और खतरनाक बात होगी, जब बाहर आपने कोई स्ट्रक्चर खड़ा कर रखा होता है ना एक्शन का, तो काम करना आसान हो जाता है। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, मुझे सारे रूल्स फॉलो करने हैं, मुझे सारे डूज फॉलो करने हैं। मेरी पर्सनैलिटी के हिसाब से जो चीज़ मैच करती है मुझे वो करनी है। और कुछ कुछ काम है जो मुझे नहीं करने हैं। वो काम इसलिए भी नहीं करने हो सकते हैं क्योंकि वो सोशली डिसअप्रूव्ड है, या हो सकता है वो काम मैं इसलिए नहीं करूं क्योंकि मेरी पर्सनल लाइकिंग नहीं है। द मोमेंट you stop bothering for action, you leave the actor to act freely, there is a tremendous vacuum and it scares the hell out of you. Right. आपको नहीं पता कि आपको करना क्या है और आप पूरे तरीके से मुक्त हो भीतर से कुछ भी करने के लिए। तो जो सहारा होता है ना कि पहले से ही एक गाइडलाइन मिली हुई है, एक डायरेक्टिव मिला हुआ है, अब बेटा ये कर लो, इतने साल के हो गए हो, अब सुबह उठे हो तो ये कर लो, अब सोशल कंपनी में हो तो ये कर लो, अब यूनिवर्सिटी में हो तो ये कर लो, अब वर्क प्लेस में हो तो ये कर लो। वो जो सहारे हैं वो छिन जाते हैं। So that's the reason probably I said we refuse to understand Gita and wisdom. I understand. It's about us. Right. It's not about our actions in the first place. And if we are right, then actions fall in place. Right. मैं एक बार, क्योंकि आपने पूरा सार दिया, मैं एक बार बताता हूँ मैं क्या समझा, आप मेरे को बताना सही से समझा कि नहीं। आपका ये कहना है कि गीता का सार है जिसको पॉपुलरली लोग लॉ ऑफ कर्मा कहते हैं, और लॉ ऑफ कर्मा कर्म के बारे में है ही नहीं, कर्ता के बारे में है। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये हो सकता है कि जब अर्जुन कृष्ण से पूछ रहे हैं कि मैं युद्ध लड़ूं कैसे, बात युद्ध की है ही नहीं, बात अर्जुन के मन की बहुत है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बात मैं सही समझा? परफेक्ट। और जो मैं ये लॉ ऑफ कर्मा के मॉडर्न मैनिफेस्टेशन देखता हूं ना, ये बेसिकली स्वर्ग नर्क की जो बहुत हेवन हेल की प्रिलिमिनरी बेसिक थिंकिंग के एक्सटेंशन ही है कि तूने कुछ गलत किया होगा इसलिए तेरे साथ। और वो जो थिंकिंग है जी, वो आती है जो एक्टर है उसकी इग्नोरेंस से। See, now we are taking the whole thing one notch higher. Yes, yes. मैं भीतर से कुछ हूं, मैं this self, this me, the subject that you said, मैं कुछ हूं और मैं जानता नहीं मैं कौन हूं, पर मैं एक्सपीरियंस करता हूं कि मैं हूं। मैं बोलता हूं, मैं ऐसे बोलता हूं मैं। अब यहाँ पे कोई मैं तो है नहीं, यहाँ पे हम सर्जरी कर लें, सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे कुछ कर लो, यहाँ पे कोई मैं नहीं निकलेगा। ठीक, अच्छा साहब यहाँ भी निकल सकता है, यहाँ निकल सकता है, कहीं नहीं निकलने वाला, कुछ नहीं निकलने वाला। पर हमें लगता है, हमें एक्सपीरियंस होता है कि मैं हूँ।
या यहाँ पे है, मैं हूँ, कहाँ है मैं, बताओ मैं कहाँ है, ठीक। ठीक बात। सो वी एक्सपीरियंस इट बट वी डू नॉट नो ऑफ इट। बिल्कुल। वी हैव नो आइडिया वेयर दैट इज स्प्रिंगिंग अप फ्रॉम, ठीक है। हमें नहीं मालूम। और बच्चा पैदा होता है, ठीक वहीं से उसको उसी समय से एक मैं की फीलिंग रहती है। नोट द वर्ड फीलिंग, इट्स एन एक्सपीरियंस, इट्स द फीलिंग। या उसको अच्छे से पता होता है कि अगर यहाँ पे वो लेटा हुआ है पालने में, क्रिडल में, आप क्रिडल में ऐसे मारोगे वो शायद नहीं रोए, पर आप उसके पाँव पे ऐसे कर दोगे रोना शुरू कर देगा। तो उसको पता होता है कि मैं हूं और मैं ये बॉडी हूं, आई एम द बॉडी। तो ये फंडामेंटल इल्यूजन इसको कहा जाता है, अहम देहास्मि, आई एम द बॉडी। अब मैं हूं और मैं बॉडी हूं और मैं लगातार भीतर से फील कैसा कर रहा होता हूं। कोई भी बच्चा पैदा होता है तो क्या करता है, हंसता है, जॉयफुल होता है, क्या करता है, रोता है। रोता है। इंसान को भी देखो तो पूरी जिंदगी बेचैन ही रहता है, कभी वो परेशान है, कभी एम्बिशियस है, कभी उसको कोई सक्सेस मिल भी गई तो उसको ही डर लगा हुआ है कि सक्सेस छूट ना जाए, छिन ना जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो कोई चीज हाथ नहीं आती, अब हाथ आ गई तो अब ये इनसिक्योरिटी रहती है कि वो चली ना जाए। बिल्कुल। तो भीतर एक लगातार बेचैनी बनी रहती है। सो इट वुड बी वेरी सेफ एंड लॉजिकल टू से, वी आर प्रोसीडिंग स्टेप बाय स्टेप, कि ये जो मैं है इसका ही दूसरा नाम बेचैनी है। ठीक है। क्योंकि कभी ऐसा होता नहीं कि मैं है पर बेचैन नहीं है। क्या कभी ऐसा होता है? एक्सेप्ट फॉर वेरी रेयर मोमेंट्स ऑफ जॉय, वेरी रेयर मोमेंट्स ऑफ इमर्शन इन सम काइंड ऑफ इंटीमेसी, राइट। उन मोमेंट्स में शायद एक फ्लीटिंग ग्लिम्स मिलती है कि मैं है पर बेचैन नहीं है। बिल्कुल। वरना अगर मैं है, इफ आई एम व्हिच यू कैन कॉल एज कॉन्शियसनेस, अगर मैं हूं, मैं कॉन्शियस हूं, तो मैं साथ ही साथ थोड़ा सा रेस्टलेस भी हूं। इफ आई एम कॉन्शियस आई एम रेस्टलेस, राइट। If I am restless, what will I do? The logical thing is to look for some solution to my restless. कोई एंटीडोट मिल जाए, कोई थेरेपी मिल जाए, कोई फिलर मिल जाए। मैं खोजता हूं इनकी मदद से फिलर्स को, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल। बच्चा पैदा होते ही उसने क्या बोला था? आई एम द बॉडी। इफ आई एम द बॉडी, हाउ विल आई लुक फॉर सॉल्यूशंस टू माई रेस्टलेसनेस? थ्रू द बॉडी। बिल्कुल। If I am the body, then the body is all I have. All I have been, all I am. So if I have to look for solutions to my restlessness, I'll look for that through the body. Through the body. This is the body, this is the body, this is the body. तो मेरे को ये देखी और ये मेरे को काफ़ी अच्छी लग रही है, वाओ सो ग्लिटजी। तो मेरे को लगेगा मैं इसको पालूँ, अपनी ज़िंदगी में ले आऊँ, मैं इसको अपनी ज़िंदगी में ले आऊँ, मैं उसको ज़िंदगी में ले आऊँ, मैं उसको ले आऊँ। 100 चीजें मैं एक्यूमुलेट करूं या कंज्यूम करूं या एक्सपीरियंस करूं, क्या पता मेरी बेचैनी चली जाए। और जब मुझे दिखाई पड़ता है कि इस जिंदगी में मेरी बेचैनी नहीं जा रही है और मुझे डर लगता है कि यार जिसको मैं अपनी लाइफ बोलता हूं तो शायद खत्म भी हो जाएगी, एंड आई विल रिमेन अनफुलफिल्ड, सो देन वी कम अप विद दैट व्हिच यू स्पोक ऑफ, स्वर्ग नरक, आफ्टर लाइफ कि इसको खींचते चले जाओ इस अकाउंट को। और जो कंजम्पशन इस दुनिया में पॉसिबल नहीं हो पाया, वो कंजम्पशन मैं मर के कर लूंगा। हाँ, which is the classic स्वर्ग नरक की वो मेटाफिजिक्स। मैं मर के कर लूंगा। हाँ, कि वो अत्यंत जो प्लेजर है वो मेरे को मर के मिलेगा, वो मर के मिलेगा। हाँ। So what you are doing is you are trying to immortalize that which anyway does not exist। काफी शेडी सी चीज है वो, बिल्कुल, जिसको ईगो बोलते हैं। हाँ, है ना, बिल्कुल। उसका कुछ पता नहीं है कहाँ है, बस वो उसको माया बोलते हैं कि प्रतीत तो होती है, आभास होता है, अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है, पर है नहीं वो जो है नहीं जो है ही नहीं, हम उसको इमॉर्टलाइज करना चाहते हैं ये बोल के कि मरने के बाद वो किसी और लोक में पहुंच जाएगी। बिल्कुल, माने हम मर जाएंगे, वो नहीं मरेगी। हाँ। क्या नहीं मरेगा? जो है ही नहीं। हाँ। और जो है उसका हमें कुछ पता नहीं, उसकी तो हम बात ही नहीं कर सकते। और उसकी तरफ हमें गीता ले जाती है, वो जो है, दैट विच रियली इज। उपनिषद कहते हैं आई एम दैट विच रियली इज, तत्त्वम असि। उसकी तो हम बात ही नहीं करना चाहते, क्योंकि उस समय बहुत डर लगता है। बिल्कुल। तो ये जो पूरा कंजम्पशन का खेल है, ये सारा खेल ही इसीलिए है ताकि हम अपने आप को फुलफिल कर सकें। लेकिन वो कौन है भीतर जो अनफुलफिल्ड है, ये हमें पता नहीं। इसीलिए हमें ये भी नहीं पता कि कौन सा कंजम्पशन उसको फुलफिल करेगा। सो वी प्रोसीड ऑन अ वेरी रूथलेस, माइंडलेस जर्नी ऑफ ब्लाइंड कंजम्पशन, जिसको करके हमने पूरी दुनिया तबाह कर दी है। ये चलता है, और उसी में फिर सारा एक्टर का गेम आ जाता है, क्योंकि कंजम्पशन इज एक्शन जी।
सो वी देन ये एक्शन ऐसा, ये एक्शन करो, ये एक्शन करो, ये एक्शन करो। करने वाला कौन है मत देखो जी। इन द एंटायर फील्ड ऑफ विजडम लिटरेचर is about knowing the actor, not about determining the action. If somebody, Prakhar, is determining your action, that fellow is regulating you. बिल्कुल। That fellow is trying to become your master. ये करो, ये नहीं करो, ऐसा करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए. That's what the schools do. That's what the society does. That's what the establishment does. That's what the media does. हाँ? बिल्कुल। That's what all the folklores do. ऐसा करो तो अच्छा है, ऐसा नहीं करो तो बुरा है। अध्यात्म का मतलब जो होता है वो होता है सेल्फ नॉलेज। स्पिरिचुअलिटी नहीं होता। स्पिरिचुअलिटी का संबंध तो किसी स्पिरिट वगैरह से हो गया। अध्यात्म में कोई स्पिरिट नहीं होती। आत्म माने मैं को जानना। और मैं माने वो नहीं, वो जो अल्टीमेट मैं है, द फाइनल मैं, विच इज कॉल्ड द ग्रेट सेल्फ, आत्मा, वो नहीं। ये जो भीतर ईगो बैठा है, अहंकार। अध्यात्म का मतलब होता है आत्मज्ञान, और आत्मज्ञान का मतलब होता है अहंकार को जानना, उसके झूठ की खोज करना। सच की खोज करना नहीं, झूठ की खोज करना। और ये हम जितनी बातें अभी बोल रहे हैं, ये सब गीता है। ये सब गीता है, प्योरली गीता है। ये प्योरली गीता है। मैं आचार्य जी एक बार फिर से कैचअप करने की कोशिश करता हूं, आप मेरे को बताना सही समझा कि नहीं। तो मेरे को ये बात समझ में आती है, इंसान को पता नहीं वो तो है कौन, उसने कभी अपने से तो पूछा नहीं, तो जो उसको दुनिया देती रहती है वो अपने मर्ज मिटाने के लिए उसे खाता रहता है। यही शायद जो हमारा एंटरटेनमेंट कंजम्पशन से लेके लार्जली सारे कंजम्पशन पैटर्न्स एक तरीके से अपनी चिंता, अहम की चिंता, और अहम और चिंता दो साथ में चीजें आती हैं। आपने कहा अहम को दबाने के तरीके हैं, चाहे वो रील स्क्रोलिंग है, चाहे वो चाय पीना है। हम खुद को भूल जाना चाहते हैं क्योंकि खुद को हमने मुड़ के कभी देखा नहीं, और जो मर्ज है वो खुद में है। ऐसा है जैसे कि आप 100 तरह की दवाइयां खा रहे हो जी, और डायग्नोसिस हुआ नहीं है। डायग्नोसिस हुआ नहीं है, मुड़ के देखा ही नहीं है पेशेंट को, डायग्नोसिस हुआ नहीं है। और उस मुड़ के देखने को गीता उस बारे में बात करती है। गीता सिर्फ उसी बारे में बात करती है। गीता आपको नहीं बताएगी कपड़े क्या पहनो, गीता आपको नहीं बताएगी खाना क्या खाओ, गीता नहीं कहेगी कि शादी करो कि नहीं करो, करो तो कैसे करो, पैसा कमाओ कि नहीं कमाओ, ऐसे समझो ना। ठीक ठीक। कृष्ण को अगर अर्जुन से सिर्फ युद्ध ही कराना होता तो उनका जो पूरा क्रेडिट था, और एक तरह से उनकी जो साइकोलॉजिकल, फॉर वांट ऑफ अ बेटर वर्ड, डोमिनेंस थी अर्जुन के ऊपर, वो ये भी कह सकते थे कि अर्जुन लड़ो, खत्म। ये 700 श्लोक हैं, इसमें कृष्ण कर क्या रहे हैं? अर्जुन को नहीं बार बार बोल रहे कि लड़ो, वो अर्जुन को बता रहे हैं अर्जुन तुम कौन हो, अर्जुन तुम कौन हो। और इस फेथ के साथ बता रहे हैं कि अगर अर्जुन समझ गया कि अर्जुन कौन है, अर्जुन के इल्यूजन्स क्लियर हो गए, तो अर्जुन अपने आप राइट एक्शन कर देगा। मुझे उसको राइट एक्शन प्रिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। भगवत गीता इन दैट सेंस इज द एपिटमी ऑफ लिबरलिज्म। राइट। Right. I'll not push you towards a certain kind of action. I'll just clear your misconceptions, and then after that, I have faith that you will do what is right. Right. In fact, whatever you do will be right once you are internally clear. Once the actor उसने अपना मन देख लिया है, अब उसको छोड़ दो, अब उसको मत बताओ कि तू ये कर, तू वो कर। अब वो तुम्हारे बताने से सुनने वाला भी नहीं है। हाँ। जो खुद को जानना शुरू कर देता है ना, वो बड़ी ठसक वाला आदमी हो जाता है, रिबेलियस आदमी हो जाता है थोड़ा सा। हाँ। वो फिर बहुत सुनता नहीं किसी की, नॉट बिकॉज ही हैज ईगो की वजह से नहीं, अहम की वजह से नहीं। हाँ। तो वो एटीट्यूड प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बात ये है कि मुझे दिख रहा है कि ये पानी है, आप मुझे बार बार बोलो भी ये केरोसिन है, मैं मानूंगा ही नहीं। तो मैं कैसे मानूं? मैं कोशिश करूं तो भी नहीं मान सकता। वो वाली बात आ जाती है। मैं समझ गया। और आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात करी थी कि जैसे हम युद्ध वाली एनालॉजी ले रहे थे कि फिर चाहे अर्जुन युद्ध करे, और युद्ध भी अपने रिश्तेदारों से करे, पर क्योंकि एक्टर खुद को जान चुका है, कर्म समझ चुका है, तो उसका जो इंटरनल वर्ल्ड है वो एट पीस रहेगा, और मैटर वो करता है। लोग ये बात रियलाइज नहीं करते कि तुम फंसे हुए यहां हो, फॉर लैक ऑफ अ बेटर जियोग्राफी, तुम यहीं फंसे हुए हो, तुम जी इसी में सकते हो। तुम्हारे पास 5 करोड़ रुपए हो, 5 रुपए हो, तुम्हें जीना इसी के अंदर है। हाँ, आराम आ जाएगा पैसे से, पर क्या पता चिंता आ जाए, और ज्यादातर चिंता ही आती है।
क्योंकि आदमी जितना पाता है उतना डर पैदा करता है खोने का। तो ये मैंने नोटिस किया आचार्य जी, किसी को ये समझा पाना कि एट द एंड ऑफ द डे आप फंसे हुए अपने इनर वर्ल्ड में ही हो, ये बड़ा मुश्किल काम है। कृष्ण के अर्जुन को कैसे समझाते हैं? कृष्ण पहला काम तो ये करते हैं कि युद्ध की बात करना बंद कर देते हैं। पहले अध्याय में ही अर्जुन अपनी तरफ की सारी कहानी कृष्ण को बता देते हैं, और अर्जुन जो कहानी बताते हैं बहुत इंटरेस्टिंग बात है। गीता के सारे अध्यायों से आपने कोट्स पढ़ी होंगी, जी जी, दूसरे से लेकर के 18वें तक, जी। कि यहाँ पे ये हुआ, यहाँ ये हुआ। पहले अध्याय से कोई कोट शायद नहीं पढ़ी होगी। पहला अध्याय सबसे फाउंडेशनल है, क्योंकि उसमें पता चलता है कि बीमारी क्या है। अर्जुन की 2 तरह की बीमारियां हैं, और अर्जुन का क्रेडिट ये है कि अर्जुन अपनी दोनों बीमारियां बिल्कुल खोल के रख देते हैं सामने। पहली ये है कि ये सब तो मेरे ब्लड रिलेटिव्स हैं, ठीक है, आई एम द बॉडी, बॉडी इज ब्लड एंड दे आर ब्लड रिलेटिव्स, हाउ डू आई फायर एट देम। मेरी अतीत की इनके साथ यादें जुड़ी हुई हैं और पलानी 50 चीज़ें हैं। तो ये हो गया बायोलॉजिकल कंडीशनिंग कि मैं शरीर से तो इनसे जुड़ा ही हुआ हूँ, एक ये चीज़ हो गई। और जो दूसरी चीज़ होती है वो होती है सोसाइटी के लेवल पे, माइंड के लेवल पे। पता है क्या बोल रहे हैं अर्जुन? अर्जुन बोल रहे हैं कि अगर ये लड़ाई हो गई तो जितने क्षत्रिय हैं वो सब मर जाएंगे। जितने क्षत्रिय मर जाएंगे तो उनकी जो पत्नियां हैं वो फिर जा करके जो दूसरे वर्ण के लोग हैं उनसे संबंध बनाएंगी। अभी देखो क्या चल रहा है, ये किस लेवल की थिंकिंग है, ये सोशल कंडीशनिंग है। जैसी आज है वैसी उस समय भी चल रही थी, इसीलिए तो गीता आज भी रिलेवेंट है जी। तो अगर सारे पुरुष मर गए, राइट, देन हु विल देन रिस्ट्रेन द विमेन? Restrain the women. That is the concern. That's the concern, because they will then go and mate with people of other varnas, so-called lower varnas. उसको मोटे तौर पे ये भी कह सकते हो कि दूसरी कास्ट्स के साथ जाके वो मिंगल करेंगी। तो बच्चे पैदा होंगे, और वो जो बच्चे पैदा होंगे वो कहलाएंगे वर्ण संकर। वर्ण संकर मतलब कि एक माँ एक वर्ण की है और बाप दूसरे वर्ण का है, और बाप वो भी निचले वर्ण का है। और ये जो वर्ण संकर होता है, ये जो साधारण संस्कृति होती है, जो लोक संस्कृति होती है, पॉपुलर कल्चर, उसमें वर्ण संकर अच्छा नहीं माना जाता। और जो कहानियां हैं वो बोलती हैं कि वो जो मर गए हैं पुराने लोग, द एंसेस्टर्स, पितर, उनकी आत्माएं सब घूम रही हैं और उनको तर्पण अर्पण करना पड़ता है, द होली ऑफरिंग्स, जो कि श्राद्ध वगैरह जानते हो गए। जी जी बिल्कुल। तो वो बच्चे करते हैं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो वर्ण संकर बच्चे पैदा होंगे, जब ये ऑफर करेंगे तो वो जो आत्माएं घूम रही हैं वो स्वीकार नहीं करेंगी। वो स्वीकार नहीं करेंगी तो भूखी प्यासी रह जाएंगी। नाउ दीज आर द आर्ग्यूमेंट्स दैट अर्जुन इज फॉरवर्डिंग टू कृष्ण। सो नाउ वी नो व्हाट द गीता इज फॉर। दूसरे अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक बस पहले अध्याय को काटने की कोशिश करी गई है। ये कॉन्टेक्स्ट है, ये बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड ये है कि अर्जुन कह रहे हैं, पहली बात, आई एम फिजिकली वेरी अटैच्ड, राइट, दे आर माई ब्लड रिलेटिव, राइट। पहली बात फिजिकल अटैचमेंट। इसको हम फिजिकल कंडीशनिंग भी बोल सकते हैं। जी जी। उस तरह की कंडीशनिंग सब तरीके के एनिमल्स में पाई जाती है, ठीक है ना। वुल्व्स डोंट अटैक देयर ओन पैक्स, ठीक है। तो वो फिजिकल कंडीशनिंग है। मदर इज अटैच्ड टू द चाइल्ड, फिजिकल कंडीशनिंग जी। और दूसरी है सोशल कंडीशनिंग, जो चीजें आपने सुन ली आपके दिमाग में भर दी गई कि मेरी महिलाओं का क्या होगा, व्हाट विल हैपन टू ऑल द वुमेन, एज इफ द मेन आर सपोज्ड टू पोजेस द वुमेन, एंड द वुमेन विल गो एंड मिंगल विथ पीपल ऑफ द अदर कास्ट्स एंड अदर वर्नास एंड सच थिंग्स, एंड देन यू एक्सटेंड द स्टोरी। उसके बाद बच्चे पैदा हो जाएंगे उनके, वो बच्चे पैदा हो जाएंगे तो वो बच्चे जब जाकर के श्राद्ध वगैरह करेंगे तो उससे जितनी पितरों की आत्माएं हैं वो अतृप्त रह जाएंगी, क्योंकि वो स्वीकार नहीं करेंगी। अब कृष्ण ये सब सुन रहे हैं और कृष्ण कह रहे हैं, बाप रे बाप, ये तो कितना जबरदस्त लोड है इसके दिमाग में। ये कैसे लड़ेगा? हाँ, इस लोड के साथ तो हो चुकी लड़ाई। और इसीलिए फिर अर्जुन कह रहे हैं कि मेरे से गांडीव नहीं उठाया जा रहा, आई कैन नॉट फाइट। ये जो कुरुक्षेत्र का मैदान है वो एक सिंबल है जिंदगी के मैदान का। पहला चैप्टर बोल रहा है जिंदगी की लड़ाई नहीं लड़ सकते जब तक तुम फिजिकल कंडीशनिंग और मेंटल कंडीशनिंग के लोड से दबे हुए हो। ये गीता है। अरे वाह। जिंदगी की लड़ाई नहीं लड़ पाओगे, जीतना वगैरह बहुत दूर की बात है। कृष्ण अर्जुन को कभी नहीं कह रहे कि तुम्हें जीतना है, नॉट वंस। कोई मोटिवेशन नहीं है वहां पर कि जीतना है, ये करना है, वो करना है।
इससे दबे हुए हो और इससे दबे हुए हो। अब तुम भले ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो, टॉप क्लास स्किल्स हैं तुम्हारी, वॉर्टन से एमबीए करके आए हो, यू विल स्टिल फेल। यू आर द नंबर 1 आर्चर, यू विल स्टिल फेल, बिकॉज इसका और इसका तुमने ख्याल नहीं करा। फिजिकल कंडीशनिंग, सोशल कंडीशनिंग विल बॉग यू डाउन। So the entire Gita, chapter 2 to chapter 18, is about ridding Arjun of the baggage of the body and the mind. And then Arjun does what he has to. फिर कृष्ण को बोलना नहीं पड़ता है कि इसको ऐसे करो, उसको ऐसे करो, ऐसे करो। कृष्ण तो खुद सारथी बन के बैठे हैं, लड़ाई तो अर्जुन को करनी है, वो अपना कर लेते हैं फिर उसके बाद। तो बायोलॉजी एंड कल्चर, बायोलॉजी एंड कल्चर, ये दो ऑब्स्ट्रक्शन है, ये दो ऑब्स्ट्रक्शन टू द पाथ ऑफ, आप इसको सिंपलिस्टिकली कह सकते हो, रियलाइजिंग द सेल्फ। A simple fulfilled life. A simple fulfilled life. Why go into exotica? Right. ठीक है, बिल्कुल। सिंपल फुलफिल्ड लाइफ जो आदमी ढूंढ रहा है ना, बिल्कुल, उसकी एक ऑब्स्टिकल तो ये है कि उसकी बॉडी कुछ डिमांड करती है, और दूसरा है कि कल्चर कुछ प्रेशर डालता है, और अर्जुन उसके प्रतीक हैं एक सेंस में। परफेक्ट। और कृष्ण किस चीज के प्रतीक है? इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन के। That in the world itself, it is possible to be associated with entities or forces that can bring you illumination. जैसे ये दुनिया है जी, इस दुनिया ने शरीर दिया, ये शरीर एक बॉन्डेज हो गया, फिजिकल कंडीशनिंग जी। ये दुनिया है, इसी दुनिया ने सोशल कंडीशनिंग कर दी, दूसरी बॉन्डेज हो गई जी। उसी तरीके से इसी दुनिया में ये पॉसिबल है कि तुमको इल्यूमिनेशन मिल पाए। अब ये चॉइस तुम्हारी है कि तुम संगति कैसे करते हो, हु डू यू चूज फॉर कंपनी। अब ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इतने सारे लोग वहां इकट्ठा हैं। Who has chosen Arjun? Who has chosen Krishna for company? Arjun, Only specifically. Arjun. And not only has he chosen Krishna for company, he has refused all other company. Yes. अर्जुन नहीं जा रहे हैं युधिष्ठिर से पूछने, युधिष्ठिर का नाम है धर्मराज, पर धर्म के बारे में पूछने वो युधिष्ठिर के बारे में नहीं जा रहे। लड़ाई के पीछे बहुत बड़ा कारण द्रौपदी है, द्रौपदी का अपमान हुआ है और ये सब है, और द्रौपदी से शरीर का भी रिश्ता है, मन का भी रिश्ता है, वो द्रौपदी से भी बात नहीं करने जा रहे। ये सारी बात अर्जुन सिर्फ और सिर्फ कृष्ण से कर रहे हैं। और इतनी मजेदार बात है, अगर हम ये माने कि ज्यादातर जो गीता की बातचीत हुई है वो एक्चुअली मैदान में हुई है, ठीक है, ये भी मान लो कि सिर्फ उसका जो क्रक्स है वो वहां पे हुआ था, बाद में उसको विस्तार दे करके लिख दिया गया वेद व्यास के द्वारा, ठीक है। लेकिन वो जो भी बातचीत हो रही है, अगर उसका कुछ हिस्सा भी मैदान में हो रहा है तो आधे घंटे तो चली होगी। बिल्कुल। हम कह रहे हैं नहीं चली 15 दिन, 1 घंटा 2 घंटा चली। वहां पर बड़े से बड़े विद्वान भी मौजूद हैं, वहां भीष्म पितामह मौजूद हैं, कोई पूछने नहीं आ रहा कि ये दोनों क्या बात कर रहे हैं। एक बार को इमेजिन करो, दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हुई हैं, लड़ने के लिए तैयार है, और अर्जुन और कृष्ण की बातचीत एक कोने में नहीं हो रही है। अर्जुन अध्याय 1 में कृष्ण से कह रहे हैं कि केशव, मेरा जो रथ है वो दोनों सेनाओं के बीचों बीच ले चलो। अब ये इधर खड़े हैं, वो उधर खड़े हैं, ऐसे ही होता था अरेंजमेंट पहले, इधर ये सब है, उधर वो है, जैसे टैंक बैटल होता है ना, बिल्कुल वैसे ही बीच में ले जा करके वो रथ को खड़ा कर दिया है। द चैरियट हैज बीन पार्क्ड राइट एट द सेंटर एंड येट नोबडी इज क्यूरियस इनफ टू कम एंड इंक्वायर कि सर आप लोग बात क्या कर रहे हो। स्ट्रेंज, सो स्ट्रेंज, एक्सट्रीमली स्ट्रेंज। तो कोई और आ नहीं रहा, अर्जुन सिर्फ कृष्ण से बात कर रहे हैं, अर्जुन किसी और से बात नहीं कर रहे, और कृष्ण भी अपना मैसेज सिर्फ और सिर्फ अर्जुन को डिलीवर कर रहे हैं। दैट्स व्हाट कृष्ण रिप्रेजेंट्स। There is the possibility of illumination and liberation right in this world, but you have to be very choosy about the company you keep. You have to choose the right one and only the right one. I have another question. फिर तो कृष्ण के सारथी स्पेसिफिकली होने का भी कुछ पर्पस है, क्योंकि होने को तो कृष्ण उनके बड़े भाई भी हो सकते, जैसे युधिष्ठिर के पास नहीं गए, या भीष्म के पास नहीं गए, या गुरु द्रोण के पास नहीं गए। सारथी एक स्पेसिफिक रिलेशनशिप है जिसमें थोड़ी बराबरी है पर थोड़ी ऊंचाई भी है, और एक साथ है कि जो होगा अब मैं तुम्हारे साथ रथ पे हूं मैदान में। तो ये सारथी का भी एक प्रतीक है, कुछ वो यही प्रतीक, कैटलिस्ट, द नॉन डूअर। सारथी तुम्हारे लिए लड़ेगा नहीं, करना सब तुम्हें है। हाँ, you know how the catalyst works, right? Yes. It is present in the reaction but does not participate. It's just present and it speeds it up. It speeds it up but not as a participant, just through the presence. कृष्ण सारथी की तरह मौजूद हैं पर शस्त्र नहीं उठाएंगे। लड़ना तो बेटा तुम्हें ही है, जो करोगे तुम करोगे। मैं नॉन डूअर हूं, मैं अकर्ता हूं, लेकिन मजे की बात यह है कि कुछ नहीं करते हुए भी सब कुछ मैं ही करता हूं। अगर देखो तो पूरा युद्ध
होता ही नहीं अगर कृष्ण नहीं होते। लेकिन कृष्ण ने कुछ भी नहीं करा युद्ध में, एक तीर नहीं चलाया, कुछ करा क्या? वो जो करने वाली एक बात है, थोड़ा सा वो छोड़ दो कि वो भीष्म के ऊपर वो उठा के जी उसको हटाओ, पर कृष्ण ने अपने आप कुछ नहीं करा। युद्ध से पहले ही उन्होंने बोल दिया था कि सेना तो मेरी सारी उधर चली गई, कौरवों की तरफ चली गई, मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं पहले ही वचन दे रहा हूं कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। जी, लाइट का ये काम होता है। हमने कहा ना, हु इज कृष्ण द इल्यूमिनेटर। राइट। जैसे अब हम यहां बात कर रहे हैं, हमारी बातचीत में ये पानी कुछ कर रहा है, हम पिएंगे, जी, है ना, वो एक पार्टिसिपेंट है, वो भीतर जाएगा, गले को ठीक करेगा, एक रिएक्शन होगा एक्चुअली उसके भीतर जाने से। ये इंस्ट्रूमेंट्स, हाँ ये इंस्ट्रूमेंट्स भी कुछ कर रहे हैं जी, सब कुछ है जो कुछ कर रहा है। लाइट कुछ कर रही है क्या? वो सिर्फ प्रेजेंट है। हाँ, लेकिन लाइट के प्रेजेंट होने से, लाइट के इल्यूमिनेशन से ये बातचीत संभव हो पा रही है। ये पानी यहां से हट जाए, ये बातचीत रुकेगी नहीं। ठीक है। ये लाइट किसी वजह से गायब हो जाए, हमारी बातचीत तुरंत रुक जाएगी। सो ट्रुथ इज लाइक लाइट इन योर लाइफ। इट डज नॉट एक्टिवली डू एनीथिंग, but its presence enables you to do all the great things. I see. It is not an act in itself. It's not an actor in itself. Right. It's the enabler, catalyst, उत्प्रेरक। ठीक है, ये बात मैं समझ गया। अब और मैं इसका हिस्टोरिकल या लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट भी समझ गया, जहां ये हो रहा है और जो कैरेक्टर्स के साथ हो रहा है। ये मेरी लाइफ में अर्जुन कौन है, या एक आम आदमी के जीवन में, एक मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में, एक मैंने देखा है कई बार जो आध्यात्मिक टीचर्स होते हैं वो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं। मेरे को लगता है हमेशा लाइफ प्रिंसिपल्स आर मच मोर इंटरेस्टिंग, एंड आई एम वंडरिंग कि इसके साथ कोई, इज देयर अ मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस? ये कहाँ हो रहा है मेरी लाइफ में? कहाँ है कृष्ण मेरी लाइफ में, और कहाँ है अर्जुन मेरी लाइफ में, और कहाँ है महाभारत मेरी लाइफ में? कृष्ण कहाँ है वो तो बात की बात होती है। पहले ये देखना होता है कि मेरी जिंदगी में भी फिजिकल कंडीशनिंग और सोशल कंडीशनिंग सुपर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। सुपर इंपॉर्टेंट एंड अनडिजर्व्ड एंड नीडलेस। ठीक है, एंड दैट्स व्हाट मेक्स इट क्वाइट सीरियस। राइट। अनडिजर्व्ड, ठीक है, अननेसेसरी एंड येट इंपॉर्टेंट। मेरी जिंदगी में भी तो यही हो रहा है ना। बॉडी मुझे बोलती है कुछ काम करने चाहिए, मैं वो काम करने के लिए निकल पड़ता हूं। सोसाइटी मुझे बोलती है कुछ काम करने चाहिए, मैं वो काम करने निकल पड़ता हूं जी। और इस पूरी चीज में बेवकूफ मैं ही बनता हूं। लाइफ इज शॉर्ट, कोई 50 साल, कोई 80 साल जिएगा, और उतना वो जो शॉर्ट ड्यूरेशन है कुछ शरीर की मांगें पूरे करने में निकल जाता है और कुछ समाज की आज्ञाएं मानने में निकल जाता है। तो पहले मुझे देखना होगा कि मैं अर्जुन हूं। जब मैं गीता पढ़ाता हूं तो मैं बहुत समय शुरू में सबको ये समझाने में लगाता हूं कि तुम देखो कि तुम अर्जुन हो। अगर तुम अर्जुन नहीं हो तो कृष्ण का तुम्हारे लिए कोई वजूद नहीं है। पहले तो तुम साफ देखो कि तुम अर्जुन हो। और जब मैं देखता हूं कि मैं भी अर्जुन की तरह ही फंसा हुआ हूं, इसमें और इसमें, जी, इसमें और इसमें, तो फिर ये संभावना पैदा होती है कि मैं उन सब सोर्सेज से जरा मुंह फेर लूं जिन्होंने मुझे एनीवे बॉन्डेज दी हुई है। ठीक है, मैं अर्जुन हूं, मैंने देखा, तो फिर मैं ये भी देखूंगा ना कि ये मेरे कचड़ा जो है ये कहां से आया। जहां से कचड़ा आया, अब मैं वहीं जाके दोबारा नहीं खड़ा होऊंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि इस कचड़े ने मेरी हालत खराब कर दी है। जी। अर्जुन कह रहे हैं कि मैं खड़ा हो रहा हूं तो मेरी टांगें कांप रही हैं। दैट काइंड ऑफ अ स्ट्रांग मैन। कहता है मेरा दिमाग जो है वो सुन्न हो गया, मैं सोच नहीं पा रहा हूं, मेरी खाल जल रही है, गांडी मेरे हाथ से छूट रहा है, और वो ऐसे धम्म से बैठ जाते हैं रथ पर। हाँ, ये तो डिस्ग्रेस है एक जबरदस्त योद्धा के लिए। जब आप देखते हो कि आपको इस डिस्ग्रेसफुल पोजीशन में कुछ सोर्सेज ने, कुछ ताकतों ने डाला है, तो आप उन ताकतों से फिर किनारा कर लेते हो, उनको आप रिजेक्ट करते हो। दैट रिजेक्शन इज एट द सेंटर ऑफ गीता, वेदांत, ऑल विजडम। दैट रिजेक्शन इज कॉल्ड नेति नेति। नॉट दिस नॉट दैट, नॉट दिस नॉट दैट, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ना ये ना ये, ना ये ना ये, ठीक, ना ये ना ये। ना वो लोग भले हैं जिन्होंने मेरे दिमाग को राइट की तरफ कंडीशन करा, ना वो लोग मेरे दोस्त हैं जिन्होंने मेरे दिमाग को लेफ्ट की तरह कंडीशन करा। जिन्होंने भी मुझे कंडीशन करा उन्होंने मुझे बेड़ियां ही पहनाई हैं। अब कोई इधर से मुझे जंजीर बांध दे, कोई मेरे इस हाथ में जंजीर बांध दे, दोनों मेरे दोस्त नहीं हो सकते जी। सिर्फ इसलिए कि किसी ने मेरे बाएं हाथ पे बेड़ी लगाई, किसी ने दाएं हाथ पे हथकड़ी लगाई,
किसको बोल दूं कौन मेरा दोस्त है? बिल्कुल। मैं सबको रिजेक्ट करूंगा। दिस नेति नेति, दिस रिजेक्शन ऑफ ऑल सोर्सेस ऑफ बॉन्डेज, राइट। and the one within who is very amenable to accepting bondage, that is at the center of discovering Krishna. कृष्ण एक्चुअली अपने आप में कोई व्यक्ति नहीं है, कृष्ण अपने आप में कोई वस्तु नहीं है। जब अर्जुन बाकी हर चीज को रिजेक्ट करने लग जाते हैं तो उसके बाद जो क्लीन एम्प्टी प्योरिटी बचती है उसको कृष्ण बोलते हैं। तो कृष्ण इन द हाईएस्ट सेंस is not one particular source. Or even if you want to take Krishna as something or somebody, you have to pass through a rigorous process of negation first. First of all, reject all nonsense. Otherwise, even if Krishna is sitting right in front of you, you will not be able to recognize him or respect him, value him. पहला काम तो ये होना चाहिए कि मैंने जिन सबको अपने लिए वैल्यूएबल समझ रखा है, मुझे दिखाई दे कि उन्होंने मुझे बस हथकड़ियां दी हैं, और जब मैं उनको रिजेक्ट करने लग जाता हूं तब मुझे समझ में आता है कि शायद मेरी जिंदगी में ही, मेरे सर्किल में ही इल्यूमिनेशन की पॉसिबिलिटी मौजूद थी, पर मैंने उसको कभी रिस्पेक्ट नहीं दी। एक सवाल है, सॉरी सर जी, मैं क्योंकि आपने एक बात बोली वो बड़ा रेडिकल ख्याल है कि मेरे को सबने बेड़ियां बांध रखी हैं, और मेरे को लगता है ऐसी बात सुनते ही मेरे दिमाग में आता है पर मेरे माँ बाप ने या मेरे, आप समझ रहे हो, कोई तो होगा इसने बेड़ी नहीं बांधी होगी। इट इज अ वेरी एक्सट्रीम वे टू थिंक, इज इट नॉट सो? देखो थोड़ा टची हो जाता है जब हम अपने माँ बाप की बात करते हैं, क्योंकि हमारा उनसे इज्जत का और प्यार का रिश्ता है। जी जी जी। तो उनकी नहीं बात करते, हम अपनी बात करते हैं। ठीक है। एक लड़का एक लड़की हो सकते हैं, आपको प्रकृति रिप्रोडक्शन के लिए, प्रोक्रिएशन के लिए काबिल बना देती है। आप 16-18 साल के होते हो तभी से, आप 16 के हो, 18 के हो, आप 26 के हो, आप 30 के हो, इसी एज में आमतौर पर बच्चे होते हैं, 35 के हो मैक्सिमम जी। एक 25 साल का लड़का या लड़की कितने होशियार होते हैं? कुछ नहीं। आप अपनी ऑडियंस को जानते होगे। मैं तो अपने आप को भी इतना समझता हूँ, मूर्ख हूं मैं। हाँ। अब अगर बच्चे पैदा हो जाते हैं तो आप भगवान हो गए क्या? नहीं, लेकिन यही चल रहा है ना कल्चर में। हाँ 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 हाँ, यही चल रहा है ना। हाँ, सोचो, हाँ, हाँ। अगर मैंने अपने आप को पेरेंट बना लिया तो रियलिटी दिख जाती है। तो रियलिटी दिख जाती है। पर अगर ऐसे सोचोगे कि हमारे पेरेंट्स हैं तो फिर ना थोड़ा सा मेंटल फॉग आ जाएगा। जी जी जी, साफ दिखाई नहीं पड़ता। तो बिल्कुल। पेरेंट्स ये नहीं सोचो, अपनी सोचो कि मैं ही पेरेंट हूं। अगर मैं आज पेरेंट हूं और मैंने 2 बच्चे पैदा कर दिए हैं और मैं उन बच्चों से बोल रहा हूं देखो मैं भगवान हूं, अब वो बच्चे तो बेचारे छोटे छोटे डिपेंडेंट हैं, मैं अगर उनको बोलूंगा मैं भगवान हूं तो उनको बेचारों को मानना पड़ेगा जी। ये गलत बात है ना। मैं समझ गया। गलत बात है। मैं अगर उनका भगवान बन रहा हूं तो मैं उनको बॉन्डेज ही दे रहा हूं, तो पेरेंट्स भी बॉन्डेज ही देते हैं। मैं समझ गया। आदमी क्योंकि एक बहुत मास वैक्यूम है, एक एबिस है, जैसे कई जगह कहा गया है, उसकी जगह आदमी सहारा एक्सेप्ट कर लेता है, और उसको भी नहीं पता होता, बच्चा होता है ना। उसकी कंडीशनिंग ऐसी होती है कि अब 3 साल का बच्चा क्या निगेशन करेगा, उसको क्या पता लगना है कि ये सहारा बनता जा रहा है या जो भी है। तो मैं आपकी बात समझ गया। पर अच्छा ठीक है, अगर मैं ये समझ जाऊं कि मेरे आसपास ऐसी ताकतें हैं, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, ईदर विलफुल और इग्नोरेंट ऑफ देयर ओन पावर, जो मेरे को एक तरीके से कंडीशन कर रही है, जो मेरे को बांध रही है एक तरीके से, और मेरे को उस बारे में नहीं पता। अब क्या महाभारत इनको, जो महाभारत का इज महाभारत अ सिंबल ऑफ ब्रेकिंग फ्रॉम दोस पावर्स, क्या वो उसका प्रतीक है? यस। अच्छा, तो ये मेरी जंग कहां लड़ी जा रही है? भीतर। भीतर। और ये हर क्षण लड़ी जा रही है? अगर आप चाहो तो, नहीं तो आप सरेंडर कर सकते हो, घुटनों पे आ जाओ, क्यों लड़ना है? दुनिया में ज्यादातर लोग भीतर की कोई जंग नहीं लड़ रहे। हाँ 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 हाँ, वो भीतर बिल्कुल एकदम पड़े हुए हैं बेहोश, बिल्कुल। उन्हें कोई जंग नहीं लड़नी। हाँ। वो जंग कोई लड़ते भी है तो बाहर लड़ते हैं, एक दूसरे का सर फोड़ दिया, लठ चला दिया, गाली गलौज कर दी, तो जंग है भीतर। तो कन्फ्लिक्ट बहुत है, आपस में ही गुत्थम गुत्था है जी। भीतर, सफरिंग बहुत है, लेकिन भीतर कोई राइट वर्दी बैटल नहीं है। द बैटल अगेंस्ट वन सेल्फ, वो भीतर नहीं है। एंड दैट in another way is at the core of Gita, the battle right against yourself. How do I begin to feel it? क्योंकि मैं ये बोल देता हूं और शायद 10 लाख आदमी ये सुन ले, 10 लाख आदमी में से मैं समझता हूं 8 लाख आदमी को तो समझ ही नहीं आना, 1 लाख आदमी को उनकी कोई डेफिनेशन है, वो उस परिभाषा में आपकी बातों को जोड़ लेंगे, और भैया हम तो कितने अकलमंद। चलो फिर एक सवाल पूछता हूं जी। अभी कल परसों में ही मैंने पूछा था जी, आपके सामने भी रखता हूं। अगर किसी ने नहीं बताया होता कि क्या करना है जी, तो आप आज जो कुछ कर रहे हो इसमें से कितना % कर रहे होते? मेरे को नहीं पता। आई हैव नो आइडिया, हाउ वुड आई नो? एंड इफ यू हैव नो आइडिया, देन व्हाट इज इट दैट पुशेस यू टू डू ऑल द थिंग्स दैट यू आर करंटली डूइंग?
I would even say I have no idea. I think I'm pulled into it. Then how do you feel about it कि मुझे पता भी नहीं है कि मैं जो कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ, पर मैं करे जा रहा हूँ और मेरे पास एक ही जिंदगी है और मैं अपना टाइम एनर्जी ऐसी चीजों को दे रहा हूँ जिनका मुझे कुछ पता ही नहीं है. I can give you some answer. जैसे it is better than partying. मतलब मैं एक नशे से ऊपर वाला नशा कर रहा हूँ, मैं ऐसा कह सकता हूँ. अब वो ये वाला नशा हो सकता है करियर का नशा. मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. जी जी जी. हाँ. किसी ने नहीं बताया होता कि पार्टी स्टैंड्स फॉर मौज. ठीक है. तो क्या हम पार्टी भी कर रहे होते? शायद. मतलब मैं टेस्ट कर करके देख रहा होता किस में मौज आ रही है फिर. जी. और वो टेस्ट कर करके देखना ही जिंदगी है जो हमसे छीन ली गई. तो जो ये ताकत है, ये डर की ताकत है जो छीन रही है हमसे. वो खुद डरे हुए हैं, वो चाहते नहीं कि कोई आए जो रिवील कर दे कि एक अलग अल्टरनेट फुलफिल्ड लाइफ पॉसिबल थी. अगर हम दोनों ही बहुत ऐसे जीने के आदी हो गए हैं और ये यहाँ पर बैठे हैं, ये बिल्कुल बेधड़क खुला जी रहे हो, तो सच बताओ हम दोनों को कैसा लगेगा? हम डराने जाएंगे इनको. हम उसे डराने जाएंगे, हम जलसी से जल के मर जाएंगे. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. और खासकर तब अगर हम दोनों बुढ़े हो गए हैं. हम कहेंगे हमने तो जिंदगी खराब कर ली, रिकवरी का भी कोई चांस नहीं है और ये मौज मार रहा है. बिल्कुल बिल्कुल. हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसको भी खुल के नहीं जीने दें. बिल्कुल यही होता है. जैसे जिन लोगों ने क्रिकेट खेलते हुए शीशे तोड़े होते हैं दूसरों के घरों पे, वही रोक रहे होते हैं बच्चों को बाद में पार्कों में ना. ये वही साइकोलॉजी है. हाँ. जिन्होंने ऐसे समझ लो एकदम बंधी हुई जिंदगी जी होती है, उनके सामने आप थोड़ी भी फ्रीडम अगर दिखाओ तो उनको बहुत ज्यादा बुरा लगता है. और वो कहते हैं कि कल्चर नहीं है तुम में, बदतमीज हो तुम. हर जनरेशन ऐसा कैसे कहती है कि ये जनरेशन तो बिल्कुल. हाँ. क्योंकि पिछली जनरेशन, आमतौर पे ऐसा रहा इन द कोर्स ऑफ हिस्ट्री कि पिछली जनरेशंस अगली जनरेशन से ज्यादा बॉन्डेज में रही होती हैं. राइट. विद द एडवेंट इन टेक्नोलॉजी एंड थॉट, लिबरल थॉट, जी, हर सब्सिक्वेंट जनरेशन पिछली जनरेशन से थोड़ी ज्यादा फ्रीडम में जीती है. कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम, इकोनॉमिक फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ थॉट, ये सब रहता है. जी. तो पिछली जनरेशन इन जनरल, आई एम जनरलाइजिंग, देयर कैन बी एक्सेप्शंस. यस यस. तो पिछली जनरेशन इन जनरल अगली जनरेशन को यही बोल रही होती है कि बदतमीज लोग हैं, इन पे कोई सेल्फ कंट्रोल नहीं है, जहां देखो ये उल्टा पुल्टा करते रहते हैं. ये अलग बात है कि पिछली जनरेशन को उनसे पिछली जनरेशन भी सेम यही बात बोल रही थी. तब MTV को गाली देते थे, अब इंस्टाग्राम को गाली देते हैं. बात तो वही है ना. और फैक्ट ये है कि आज जिनको गाली पड़ रही है ना, वो भी यही कर रहे होंगे. 20 साल बाद अगर क्लाइमेट चेंज वगैरह ने हमको छोड़ दिया और इनके बच्चे हुए, तो ये अपने बच्चों को यही बोल रहे होंगे कि इनमें कल्चर नहीं है और इनमें कोई डिसिप्लिन नहीं है. जी. सिर्फ Gen X से Gen Y से Gen Z से Gen Alpha, यही चेंज होता जाता है. सेंटेंस रिमेन्स द सेम. राइट. तो एक्चुअली ये टेस्ट कर पाना कि मेरे अंदर एक जंग है, वो आप थ्रू ट्रायल एंड एरर करते हो. थ्रू मे बी एक बार के लिए सबको हटाओ, मैं अपना जीवन सोच के देखता हूं, मैं समझ के देखता हूं मेरे को किस चीज में इंटरेस्ट है. और इसी प्रोसेस को शायद यूथ कहते हैं, क्योंकि आदमी गलती करते जाता है, ये नहीं करते जाता है, और उसके थ्रू विजडम अक्वायर करता है. आपको गलती करने की भी अनुमति नहीं होती ना. जी जी जी, मैं समझ गया. वो आप नहीं अलाउ करते कि गलती करो. जी. आप समझ रहे? तो आपको एक बहुत रिजिड फ्रेमवर्क दे दिया जाता है, उसी रिजिड फ्रेमवर्क में डिफाइन हो जाता है ये कर लोगे तो तुम सक्सेसफुल हो, ये कर लोगे तो तुम एक फेलियर हो. जो सक्सेसफुल भी हैं वो उसी फ्रेमवर्क के भीतर सक्सेसफुल हैं. वो जो फ्रेमवर्क है वो एक होली ग्रिल है जिसको वायलेट करने की आपको परमिशन नहीं है. ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं है कि वो एक ग्रिल के भीतर एनकेज्ड है, कि ऐसे जैसे होता है ना कि जेल के भीतर फ्रीडम मिली हुई है. ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं है कि उनकी जो पूरी फ्रीडम है वो एक जेल के भीतर की फ्रीडम है. जैसे वो जोक है ना कि एक मछली दूसरे से कहती है पानी कैसा है, कौन सा पानी, पता ही नहीं हम पानी में है. हाँ. या इससे भी आगे बढ़ा सकते हो कि एक्वेरियम के भीतर 2 मछलियां हैं और दोनों एक्वेरियम को ही सागर समझ रही हैं. जी जी जी. उनको पता भी नहीं है कि वो एनकेज्ड है, क्योंकि वो बचपन से वो पैदा ही एक्वेरियम में हुई थी. और जो अकेली मछली है, या कह लो 5-7 और मछलियां हैं जिसकी वो कंपनी कर सकती है, उन्होंने भी कभी सागर नहीं देखा. तो ये सब एक दूसरे को क्या बता रही हैं? एक्वेरियम ही सागर है. सो दैट्स द वे वी लिव. ये तो बात हो गई लिबर्टी की और एक्सप्लोरेशन की. अब एक कंसोलिडेशन भी है जिसके बारे में मेरे ख्याल से जो पहला श्लोक है, जहां यदा यदा हि धर्मस्य, और धर्म वर्ड निकल के आता है गीता में. वो धर्म
एक लेवल ऑफ कंसोलिडेशन, एक रास्ता होगा ना, या वो अनेक रास्ते हैं फिर? एवरीथिंग राइट कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ धर्म. ठीक है. Everything that is right comes under the umbrella of dharma, because dharma is just one thing. ठीक है, देखो ऐसे समझो, अभी तक जो हमने बात करी 100 बातें होती नहीं है अध्यात्म में. ठीक है. 100 बातें अगर आपको पता चल रही हैं तो फिर आप उनके बीच की सेंट्रल यूनिटी नहीं देख पा रहे हो. हमने बात करी कि हमारी सारी समस्या ये है कि भीतर कुछ है जिसके साथ हम पैदा होते हैं जी. हमें जिंदगी भर उसका पता नहीं होता, लेकिन उसको पेसिफाई करने के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए हम हाथ पांव चलाते रहते हैं. वो हाथ पांव चलाने से कुछ होता है नहीं. आदमी ऐसे ही पैदा होता है बेचैन और ऐसे ही तड़पता हुआ मर जाता है. हाँ, कुछ लोग इस बात को एक्सेप्ट करते हैं और कुछ ड्रामा करने में इतने माहिर हो जाते हैं कि वो कहते हैं नहीं साहब हम तो खुश हैं, हम तो फुलफिल्ड हैं. वो खुद ही को बेवकूफ बना, वो खुद को ही बेवकूफ़ बना लेते हैं. ठीक है, तो धर्म क्या होगा फिर? खुद को ना बेवकूफ बनाना, बस यही है. खुद को सच बोलना, बस यही धर्म है. यही धर्म है. यही धर्म का चक्र है. यही बस यही धर्म है. कोई चक्र वगैरह कुछ नहीं, बस यही धर्म है. धर्म सारा किसके लिए है? मन के लिए. मन नहीं, मैं के लिए, अहम के लिए, फॉर द ईगो, द सेल्फ, द सब्जेक्ट. उसकी हालत क्या है? बेचैन. तो धर्म क्या हुआ? जो बेचैनी खत्म करे. बस यही धर्म है. ठीक है. और उसको फिर पता करने का तरीका भी अंतरिकी होगा, क्योंकि तभी तो मेरी बेचैनी इज द लिटमस टेस्ट. अब ये बताओ, धर्म के नाम पे जो बाकी सब चल रहा है वो क्या है? पॉलिटिक्स. वो पॉलिटिक्स ऑफ थॉट है ना, वो पॉलिटिक्स ऑफ स्पिरिट है वो. क्योंकि मेरे को लगता है किसी भी टाइप की लार्ज स्केल कंसेंट जो है जिसपे सब लोग अग्री करते हैं ना, मैं हमेशा कहता हूं, जैसे मैं इंटरनेट के सिलसिले में कभी अंश को बोलूंगा, जो सब देख रहे हैं ना उससे उल्टी तरफ मुड़ जाओ, क्योंकि वो पक्का कचरा है. तभी सब देख रहे हैं. मास कंजम्पशन, पॉपुलर कल्चर, ये हमेशा बाय नेचर इज गार्बेज. और इसी तरीके से एंड द रीजंस लाई इन इवोल्यूशनरी बायोलॉजी. एज इन वी ऑल आर born like that, and that's why all the millions and billions flock in one particular direction. हाँ. हमारा अभी तक जहां इवोल्यूशन पहुंचा है ना, जी जी, वी आर हार्ड वायर्ड फॉर फूलिशनेस. यस. हमारा कोई इवोल्यूशन फाइनल तो हो नहीं गया, हम कोई फिनिश्ड प्रोडक्ट्स तो है नहीं. अभी ताज़ा जंगल से निकले हैं, कल ही निकले हैं जंगल से 4 सेकंड पहले. ठीक है, तो इतनी हम में नहीं अभी बुद्धि आ गई है, और जो द एबिलिटी फॉर सेल्फ ऑब्जर्वेशन है वो हमारी बहुत अंडर डेवलप्ड है. एंड दैट इज द रीजन बिहाइंड ऑल ह्यूमन सफरिंग. सो इज दिस कंप्लीशन ऑफ डेवलपमेंट मोक्ष, जैसे गीता में भी मोक्ष का कॉन्सेप्ट है? देखो, अगर उसको मैं कहूँ कि डेवलपमेंट का प्रोसेस एक दिन मोक्ष तक पहुंचा देगा तो ये मोक्ष 2 कौड़ी का हो गया ना, क्योंकि इसमें ना तो कोई स्ट्रगल इन्वॉल्व है ना कोई चॉइस. जी. आप एक ट्रेन पर बैठे थे, ट्रेन मोक्ष तक पहुंच गई. वो काहे की ट्रेन है? वो एवोल्यूशन की ट्रेन है. इवॉल्व होते होते ट्रेन ने आपको मोक्ष तक पहुंचा दिया. आप तो ट्रेन में सो रहे थे, आपने क्या किया? कोई स्ट्रगल नहीं की, कोई मेहनत नहीं करी, तो वो मोक्ष बेकार होगा. मोक्ष का मतलब होता है जो भी आपकी कंडीशन है, अच्छी है बुरी है, भीतर से कितनी आपको बॉन्डेज है, बाहर से आपकी कितनी मजबूरियां हैं, उन सब के बावजूद स्ट्रगल करना. सो मोक्ष इज वॉरफेयर. मोक्ष इज रणक्षेत्र कुरुक्षेत्र. मोक्ष का मतलब ही यही है कि अपने एनिमीज को फाइट करना है जो भीतर है. उससे जो लिबर्टी मिलती है, वो जो एनिमीज को फाइट करना, उसके लिए हमने अभी एक वर्ड यूज किया था. क्या वर्ड था वो? नेति नेति. नीति नीति. नेति नेति. तो वो एक तो होती है फिजिकल स्लॉटरिंग, ऐसे मार दिया, और एक होती है कि वो जो भीतर थे, जो मुझ पे चढ़ के बैठे हुए थे, मैंने उनको निगेट किया. ये जो सारी फोर्सेस जिन्होंने मेरे को बांध रखा है, उनको धीमे धीमे ट्राई किया और रियलाइज करा ये नहीं. और ये सारी चीजों को देखने का एक तरीका हो सकता है, आवर गॉड्स हैव फीट ऑफ क्ले. वो सारे गॉड्स हैं, और वो बहुत ज्यादा ऐसा लग रहे थे ओवर पावरिंग है, टावरिंग है. And then I go and look at their foundations. I knock right at their feet and I discover they have feet of clay. इनकी तो बुनियाद ही नहीं है. Gods मतलब all the forces that tower upon us. बस. Very interesting. मेरे को I didn't mean to bring this up, but मेरे को याद है, मैं शायद अष्टावक्र महागीत, ओशो के जो लेक्चर सीरीज है, उसके पहले 45 मिनट में वो भगवत गीत की बात भी करते हैं, और वो एक बात बोलते हैं जो कि मैं आपकी बात सुन रहा हूं तो मेरे को लग रहा है कि उसके थोड़ी कॉन्ट्रडिक्शन में हो सकती है, क्योंकि आपने एक बहुत ही कंसोलिडेटेड ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग दी है. मैं पकड़ सकता हूं आज गीता को, मेरे को पता है कि इसका अर्थ क्या है इस पूरी किताब का, 800 श्लोकों का, 700 श्लोकों का.
ओशो कहते हैं कि अष्टावक्र, वो अष्टावक्र के गीत के बारे में बात करेंगे, अष्टावक्र का गीत जो है ना वो बिल्कुल गणित सत्य है, उसमें कोई इंटरप्रिटेशन का स्कोप नहीं है। जो कृष्ण का गीत है ना, जो भगवत गीत है, वो काव्य है, उसमें लोग राजनीति ढूंढ लेते हैं, उसमें सब अपनी इंटरप्रिटेशन बना लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? और इज दैट नॉट काउंटर प्रोडक्टिव देन? क्योंकि सब उसमें कन्वीनियंटली अपने आप को एल्बो कर लेते हैं। हाँ कर लेते हैं, लेकिन उसी वजह से भगवत गीता फिर प्रसिद्ध भी हो पाई। मैं इस समय पर भगवत गीता और अष्टावक्र गीता एक साथ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। कठोपनिषद, भगवत गीता, अष्टावक्र गीता और शून्यता सप्तति और सॉन्ग्स ऑफ सेजेस जी और लाउत्जू जी। तो एक कॉन्सोलिडेटेड कोर्सेस में सबको पढ़ा रहा हूँ। तो अष्टावक्र गीता भी भगवत गीता भी है, लेकिन वो जो हमारी पूरी सीरीज है उसका नाम है गीता समागम। उसका नाम हम अष्टावक्र समागम दे देंगे तो लोग आएंगे नहीं, क्यों? किसी को पता ही नहीं है। किसी को पता नहीं है। दूसरी बात, वो इतनी ऑस्टियर है, इतनी साफ है कि उसमें तुम्हें एंटरटेनमेंट नहीं मिलेगा। हाँ। I don't mean to imply that Bhagavad Gita is entertainment. No, yeah. But we are able to find entertainment in that. Right. अष्टावक्र गीता इतनी नीट है, इतनी क्लीन है, एम्बिग्युइटी के लिए, पर्सनल इंटरप्रिटेशन के लिए वो कोई जगह ही नहीं छोड़ती, और बात को इतना सरल करके सामने रख देती है कि आप ऐसे बैठ जाते हो, कहते हो बचा क्या, कि इस पे मैं लड़ूं किस बात पे। और अष्टावक्र गीता से भी आगे जानना है अगर, तो ऋभु गीता उठाना। अच्छा, ऋभु गीता। मेरे को, मैं अष्टावक्र गीत पे भी 2 सवाल पूछना चाहता हूँ, बट ऋभु गीत क्या है मेरे को पता नहीं। ऋभु गीता अष्टावक्र गीता के बाद भी अगर कुछ बच गया होगा तो ऋभु गीता उसको साफ कर देगी। अच्छा, ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं। मैंने अष्टावक्र गीत भी ऐसे आप पढ़ो तो सही। मैं पढ़ूंगा। पर ये जो क्वालिटी ऑफ टेक्स्ट है, कि जैसे अष्टावक्र गीत तो बिल्कुल ऐसे शुरू होती है कि सुन भाई खत्म कर दे, अब किताब बन गई। हाँ भाई यही है, बस एक ही सूत्र बहुत है, अगर समझ में आ गया तो। देखो सूत्र तो भगवत गीता का भी एक बहुत है जी। बात बस ये आ जाती है कि कृष्ण वहां पर एक पर्सन की तरह बोल रहे हैं जी, पर बोल रहे हैं उसके बिहाफ पर जो इम्पर्सनल है। ठीक है। तो इसने ये जो पर्सन वाले लोग हैं ना, इनको स्कोप दे दिया है ये कहने का कि सम हेवनली गॉड हैज डिसेंडेड एंड इज लेक्चरिंग। राइट। अष्टावक्र गीता में उस तरह की कोई बात ही नहीं है। अष्टावक्र गुरु खड़े हो गए हैं, वो कह रहे हैं साहब आप अधिक से अधिक मुझे ज्ञानी बोल सकते हो, ठीक है। सामने जनक बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं मैं क्या हूं, मैं स्टूडेंट हूं, मैं सीकर हूं, बात करने आया हूं। और थोड़ी सी बात आगे चलती है, आप पाते हो कि उसमें आप मुश्किल से दूसरे चौथे अध्याय तक पहुंचते हो, प्रकरण तक अष्टावक्र गीता में। जनक और अष्टावक्र की बातों में अंतर करना मुश्किल हो जाता है कि कौन कौन है। जनक हैज कॉट अप, या राइट। जनक हैज कॉट अप। हाँ। तो वहां पर किसी तरह का कोई मिस्टिसिज्म या मेटाफिजिकल एलिमेंट आप नहीं कर पाओगे गेम। ठीक। तो इस तरह से अष्टावक्र गीता बच गई किसी भी तरह के करप्टेड इंटरप्रिटेशन से। उन्होंने स्कोप नहीं छोड़ा था। ठीक है। Two human beings are talking, but they're talking of the highest possible. Right. That's Ashtavakra Gita for you. In Bhagavad Gita, what is happening is कृष्ण मैं करके बात करते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए वो कह देते हैं कि मेरा विराट रूप देखो, सब प्राणी मुझ में प्रवेश कर रहे हैं जी। या वो कह देते हैं मैं हाथियों में ऐरावत हूं, मैं शस्त्रधारियों में राम हूं। अब वहां पर जो है ये समझ में नहीं आता बहुत लोगों को कि जब कृष्ण मैं कह रहे हैं तो मैं माने ये पर्सन, ये जो बॉडी बैठी है, या मैं से उनका अर्थ है द ग्रेट सेल्फ, आत्मा। तो जिसको जैसे मन में आया उसने वैसे इंटरप्रेट कर लिया। इसलिए भगवत गीता के इतने तरीके के इंटरप्रिटेशंस हुए हैं और ज्यादातर वो करप्टेड इंटरप्रिटेशंस ही हैं, क्योंकि लोगों ने अपने पर्सनल बायस उसमें जम के घुसेड़े हैं। इंटरप्रिटेशन तो छोड़ दो, वो जो भगवत गीता तुम्हें ज़्यादातर मिलेंगी फ्लोट करती हुई, उसमें जो उसका अन्वय है, जो शब्दार्थ है, कि जो संस्कृत का शब्द है उसके सामने जो हिंदी का लिखा है, वो तक गड़बड़ कर देते हैं, क्योंकि पर्सनल बायस है। और हम अहंकारी इतने बड़े होते हैं कि अपने पर्सनल बायस को कृष्ण के शब्द से भी ऊपर रख देते हैं। वो आप अष्टावक्र गीता में नहीं कर सकते, वो आप ऋभु गीता में नहीं कर सकते। तो वो ज़्यादा क्लीन है, पर चूंकि हम उनके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते तो हमारा उनमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। हमारा इंटरेस्ट उसी चीज में है जिसको हम अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकें। हम ऐसे ही लोग हैं भाई, हम बहुत गड़बड़ लोग हैं हम लोग। हाँ। हमें पता ही नहीं लगता हम अपना बेवकूफ कब बना रहे होते हैं। आप
आचार्य जी बहुत ना, द लैंग्वेज यू यूज टू डिस्क्राइब इज सो डीपली फिलोसॉफिकल। एटलीस्ट आज मैंने आपकी बहुत बातें सुनी है, कई बार आप काव्य मोड में भी होते हो, कि मेरे को लग रहा है जब सुन रहे होंगे ना लोग, उन्हें समझना पड़ेगा कि भाई इसको पकड़े कैसे बात को। तो एम आई अंडरस्टैंडिंग दिस प्रॉपरली? क्योंकि भगवत गीत में कृष्ण फ्रॉम अ कॉन्टेक्स्टलेस स्पेस एक कॉन्टेक्चुअल बात कर रहे हैं, लोग उसमें अपना मतलब जोड़ के उसको एक तरफ दूसरी तरफ ले जाते हैं। हाँ, कृष्ण has taken the liberty of speaking not merely as the representative of the truth, but as truth itself. That liberty Ashtavakra has not taken. Not taken. And because Krishna has taken that liberty, that also puts Bhagavad Gita in another sense above Ashtavakra Gita. क्योंकि वेदांत का आखिरी सूत्र तो यही है ना कि अहम ब्रह्मास्मि। अंततः अगर मैं निडर होकर के, बेखौफ होकर के, बेधड़क होकर नहीं कह पा रहा हूं कि मैं ही वो हूं, तो फिर मैंने क्या सीखा? और कृष्ण वो काम भगवद गीता में कर देते हैं। वो कह देते हैं मैं वो हूं। Many words. बिल्कुल बिल्कुल। मामेकम शरणम व्रज। वो ये नहीं कहते सत्य की शरण में जाओ, वो क्या कहते हैं? मेरी शरण में आओ। ठीक। और सिर्फ मेरी शरण, मामेकम, मेरी और मात्र मेरी ही शरण में आओ। बिल्कुल। ये काम अष्टावक्र नहीं करते, ये काम उपनिषदों के ऋषि भी नहीं करते। कि वो कहते हैं कि आई एम नॉट जस्ट स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ द ट्रुथ, आई एम द ट्रुथ इटसेल्फ। राइट। एंड दैट्स द पॉसिबिलिटी भगवद गीता पॉइंट्स एट। व्हाई नॉट लिव फॉर द मोमेंट, व्हाई नॉट लिव फॉर द लेवल, द प्लेन इन विच you can without hesitation and without hypocrisy say I am the truth itself. मैं वही हूं, अहमेव वही केवलम। यही वेदांत के अंतिम सत्य हैं। तो वो जो आखिरी बात है वो कृष्ण गीता में कह जाते हैं मैं वही हूं। जब कृष्ण कह जाते हैं मैं वही हूं, तो जिनको वेदांत समझ में नहीं आया उनको लग रहा है कि वो कहते हैं कि ये जो बॉडी है, ये जो एम्बॉडीड पर्सन है, ये वही है। अब ये बहुत गूढ़ बात है कि कैसे एक एम्बॉडीड पर्सन इम्पर्सनल ट्रुथ को कह सकता है मैं वही हूं। पर वो तो कहना पड़ेगा। और यही बात उपनिषद आपको कहते हैं कि तत्त्वमसि, तुम वही हो, और अगर उससे नीचे तुम कुछ रह गए तो तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। यू हैव टू राइज टू द प्लेन वेयर यू कैन से दैट आई एम नो मोर, व्हाट रिमेन्स इज दैट ओनली, दैट विच इज दैट बिकॉज इट इज अननेमेबल। उसका नाम क्या दें? तो उसको बस बोलते हैं दैट, तत्। राइट राइट, मैं समझ गया आपकी बात। ये इट इज, ये इतना लैंग्वेज के साथ इल्यूसिव हो जाता है ट्रूथ के बारे में बात करना ना, वो शब्द सच हो जाता है, सच छूट जाता है हाथ से। वो आपने, मैंने आपको ही बोलते सुना था कि वो जो उंगली पॉइंट कर रही होती है ना सच की तरफ, उसी को लोग सच समझ लेते हैं। स्टोरी है। हाँ, तो एक बार मैं आज इस पूरे डिस्कशन का एक बार एक समरी करता हूं, आप मेरे को बताना। बेसिकली अर्जुन मैं हूं अगर मैं जान जाऊं कि मैं अपनी बॉडी और माइंड से कंस्ट्रेंट हूं, उसके बाद मैं महाभारत के युद्ध में उतर सकता हूं अगर मैं अपने मन के, अपने आप को सच बताना। मैं उतरा हुआ हूं पर मैं भगोड़ा हूं, पर मैं भाग रहा हूं। मेरे को अब लड़ना है, मेरे दम ही नहीं है राइट बैटल फाइट करने का, क्योंकि मैं खुद को सच नहीं बताना। मैं 2 कौड़ी के बैटल लड़ने को तैयार हूं। बिल्कुल, मैं किसी से बहस कर लूंगा, मैं किसी को ट्रोल कर दूंगा। ये मेरे लाइफ के बैटल्स हैं जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं कमेंट सेक्शन में और गाड़ी से चिल्ला दूंगा। हाँ, मैं गाड़ी से चिल्ला दूंगा, मैं हॉर्न मार रहा हूं, मैं ये सब कर लूंगा। हाँ, लेकिन जो असली बैटल हैं जिसमें पौरुष आपका चैलेंज्ड होता है, जी जी जी, उन बैटल्स में तो मेरी, जैसे बोलते हैं ना, हवा सरक जाती है। वो मेरा दम नहीं है। तो गीता कहती है इंसान बनो, ठीक है, दम दिखाओ राइट बैटल फाइट करने का, और दम दिखाओ छोटे छोटे बैटल्स को इग्नोर करने का। Ignore the small battles and fight the right one and only the right one. And आप when you start fighting that, तो छोटी battles in any case dissolve होती चली जाती है, आपके दिमाग में ही नहीं आती कि ये लड़ने लायक है। अब मैं इन battles पे निकलता हूँ, और मैं जब इन battles पे निकलता हूँ तो नेति नेति जो है, not this not that, through experience and taste I keep realizing, नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं, ये भी सच नहीं है, ये भी परम सच नहीं है, और इस प्रोसेस में मैं कहीं ना कहीं पहुंचता चला जाता हूं। अब सपोज मैंने ये एक पूरी जिंदगी लगा के, चाहे 2 साल में चाहे 50 साल में मैं वहां पहुंच जाता हूं, उसके बाद क्या होता है? पहुंचना नहीं होता। हाँ, पहुंचना नहीं, कुछ नहीं है पहुंचने जैसा। ठीक है, ये भी एक थोड़ा सा मिथ है कि देयर इज अ पॉइंट और अ डेस्टिनेशन टू बी अराइव्ड एट। कुछ नहीं है, इट्स अ कंटीन्यूअस मूवमेंट। एंड सो दिस इज एन एक्ट ऑफ कंटीन्यूअस मूवमेंट। Liberation is continuous movement towards liberation. It is not a point, not a destination to come to.
And so the concept of moksha या liberation is then a mythology. एक almost like a bait कि तुम उधर जाते रहो. ये बेट नहीं है जी. ये बताने के लिए है कि ये संभव है कि तुम इतने डेडिकेटेड हो जाओ, यू फॉल सो मैडली इन लव दैट यू इग्नोर ऑल अदर डायरेक्शंस एंड मूव ओनली इन द डायरेक्शन ऑफ लिबरेशन कॉन्टिन्यूअसली. जो ऐसा पागल हो गया, एक अर्थ में पागल, या इतना वो इमर्स हो गया, इतना डेडिकेटेड डिवोटेड हो गया, उसको फिर लिबरेटेड बोल सकते हैं. कि जिसने लिबरेशन को प्रतिपल की अपनी यात्रा बना लिया, हम उसको लिबरेटेड बोल देंगे. तभी शायद कहते हैं कि जागना है तो ये क्षण भी बहुत है, आपको पूरी जिंदगी कुछ करने और जागने के बाद सोया भी जा सकता है दोबारा. तो इसीलिए जर्नी को कंटिन्यूअस होना पड़ेगा. लिबरेशन इज नॉट लाइक अटेनिंग अ ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट कि अब बत्ती ऑन हो गई है, कि साहब आपको अब बीटेक की या पीएचडी मिल गई है तो अब इसके बाद अब जिंदगी भर आपके पास ये डिग्री रहेगी. वो ऐसा कुछ नहीं है. राइट. तो आपकी एक यात्रा है, वो यात्रा चल रही है, वो यात्रा रुक भी सकती है. एट द सेम टाइम वो यात्रा अगर कभी शुरू नहीं हुई तो आज भी शुरू हो सकती है. जो लगातार उस यात्रा पे चल रहा है उसको हम एज अ यूफेमिज्म कह सकते हैं कि लिबरेटेड है. समझ गया, मैं समझ गया. एक आपने अभी जिस तरह आप इस बात को समझा रहे थे कि प्रेम ऑलमोस्ट एज इफ लव, उसमें भी एक वो है ना, देयर इज अ म्यूजिकलिटी टू इट, कि ये ऐसी एनर्जी जो आपको बिल्कुल खींचे चले जाए उस डायरेक्शन में. सो इंटरेस्टिंग. आचार्य जी, मेरा ये फाइनल सवाल है. मैं पूछना चाहता हूं, अगर मेरे को आपको एक एडवाइस देनी है फ्रॉम दिस डिस्कशन, एक पॉइंटेड थिंग दैट आई शुड कीप इन माई माइंड, एक चाबी की तरह जो ताले खोल सके, वो क्या है? वॉच योर एक्शंस, सी वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम. खुद ही बोला आपने कि मासेस तो सब कंडीशनड ही हैं और उसके लिए दोष भी नहीं दे सकते, हम पैदा ही ऐसे होते हैं. जी जी. अपने आप को देखो कि कितना कुछ है जो बिल्कुल वैसा ही है किसी न किसी फॉर्म में, जो सब में मौजूद है. और अगर आप सब कुछ वही कर रहे हो या काफ़ी कुछ वही कर रहे हो जो सब कर रहे हैं, आपके थॉट्स, एम्स, डिज़ायर्स, एम्बिशंस ज़्यादातर वैसे ही हैं जैसे सबके हैं, तो फिर मामला गड़बड़ है. तो आप सोते रह गए. हाँ, मतलब सो रहे हो, ट्रेन चल रही है, आप सो रहे हो, ट्रेन कहीं ले जा रही है, आपको कहाँ ले जा रही है आपको पता भी नहीं है, आपको ये भी नहीं पता ट्रेन में आपको डाला किसने. आप बस ट्रेन में सो रहे हो. वन डे द ट्रेन विल रीच समवेयर, वन डे यू विल बी टोल्ड टू अनबोर्ड, इट इज टाइम टू डाई. इट्स टाइम. या राइट. आचार्य जी, देयर इज समथिंग अबाउट इम्पर्सनल एक्शन, निष्काम, डिजायरलेस एक्शन या मोटिवलेस एक्शन. इसका क्या अर्थ है और इसका क्या रोल है मेरी लाइफ में? जैसे हमने कहा ना कि इट्स अबाउट द एक्टर जी. तो ऐसे ही जब हम बोलते हैं निष्काम कर्म, तो ऐसा लगता है हम किसी खास कर्म की बात कर रहे हैं. आप किसी से बोलो डिजायरलेस एक्शन या मोटिवलेस एक्शन, निष्काम कर्म, ये भी पॉपुलर कल्चर में काफी प्रेवलेंट टर्म है, निष्काम कर्म. लेकिन इसमें कर्म लगा हुआ है तो ऐसा लगता है बात किसी खास एक्शन की हो रही है. निष्काम कर्म का संबंध कर्म से नहीं है, या कर्म से उसका संबंध सेकेंडरी है. निष्काम कर्म का संबंध डूअर से है. करने वाला कौन है? अगर जो डूअर है वो वही है जो नेचर में जन्म लेता है, बॉडी के साथ जो पैदा हो जाता है, मैं बोलता है, तो जो कुछ भी करेगा वो डिजायरस हो के ही करेगा. बिल्कुल. उसके ऑप्शन नहीं है. वो डिजायरस हो के करेगा और वो जिधर को भी जाएगा अपनी डिजायर के साथ, उधर उसकी वो डिजायर पूरी हो नहीं सकती. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा पर मैं उसको बोलता हूं. ठीक. द वे इट इज अंडरस्टूड इज, you are restless not because you lack in something, but because you have something extra. किसी चीज की कमी आपको रेस्टलेस नहीं कर रही है, किसी चीज का अभाव नहीं है, की अतिरिक्तता आपको रेस्टलेस कर रही है. अभाव नहीं है, अधिकता है. हाँ. अभाव नहीं है जी, अधिकता है. हाँ. बड़ा रेडिकल है. लेकिन हमको क्या लगता है कि अभाव है, कमी है. आज दुनिया में किसी के पास भी जाओ तो कहता है फलानी चीज की कमी है. चाहे वो बात पर्सन के लेवल पे हो या सोसाइटी के लेवल या नेशन के लेवल पे, सबको यही है कि अभी कुछ कम है, आगे हासिल करेंगे. और विजडम ये समझने में है
जो गीता का और दुनिया भर के सारे विजडम लिटरेचर का जो परपट है वो ये है कि कमी नहीं है बाबा, कुछ एक्स्ट्रा पकड़ लिया है तुमने। एक्स्ट्रा क्या पकड़ लिया है? ये इल्यूजन की कमी है। अच्छा ठीक है, तो ये सर्कुलर सी बात होगी, मैंने ना क्यों पकड़ ली है अपनी, है ना? आई एम ओके, हाँ आई एम ओके, राइट बट on top of this core that is okay, राइट I have obfuscated myself with a feeling that I'm not okay. ओके ये मैं हूं, ठीक 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 ठीक, मैं ओके हूं, जी जी जी। पर इसके ऊपर मैंने ऐसे एक आवरण डाल लिया है, क्यों? एक कवरिंग डाल ली, उसको माया बोलते हैं। उसको माया बोलते उसको माया बोलते हैं। उसका कॉज इग्नोरेंस है, आत्मज्ञान की कमी, अच्छा क्योंकि मैंने खुद को जाना नहीं। ठीक है। तो मैं पैदा होता ही हूं मैं इस एनवेलप के साथ कि आई एम नॉट ओके, आई एम नॉट ओके। सो आई एम ओके विद इन, बट आई एम एनवेलप्ड बाय द फीलिंग दैट आई एम नॉट ओके। सो व्हाट एम आई गोइंग टू डू नाउ? I'll go and fetch this into my life and add it to my life. I'll add that to my life, this, that, relationships, money, power, prestige, all kinds of numbers possible, मैं सब add करूंगा। तो ये जो envelope था ये क्या होगा? ये और बड़ा हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा। तो मेरी जो not okay की feeling है वो क्या होगी? और ज्यादा हो जाएगी, वो और बड़ी हो जाएगी। तो मेरी tendency to accumulate क्या होगी? और चाहिए फिर तो ये और बड़ा हो जाएगा। Now that's a vicious cycle. राइट The process of Niti Niti says don't add, reduce. राइट You're moving in just the wrong direction. तुम्हारे पास कुछ एक्स्ट्रा है, हाँ तो तुम्हें उसको हटाना है, तुम्हें उसमें ऐड नहीं करना। पर आम आदमी की जो जिंदगी है वो एडिटिव होती है। बिल्कुल, हम ऐड करने के प्रोसेस में लगे रहते हैं जी। जबकि जिंदगी मिली है रिड्यूस करने के लिए। हाँ तो करना क्या है? वो काम करने होते हैं जो हमें रिड्यूस करने में मदद करें। फॉर एग्जाम्पल दिस डिस्कशन दैट वी आर हैविंग, राइट इफ इट इज फ्रूटफुल it will reduce something within you. राइट If this discussion is fruitful, it will reduce something within you. You will walk out lighter, नॉट हैवियर, not heavier, अनबर्डन्ड, unburdened. You have been reduced. राइट You have been reduced. So the purpose of life is reduction, not addition. हाँ समझ रहे हो बात को? ठीक ठीक। पर हम ऐड करते चलते हैं। This is called desire. अच्छा अगर आप इसको सेंटर नहीं बना रहे, अगर आप इसको एनवेलप को अपना सेंटर बना रहे हो, आप इस एनवेलप के द्वारा डिक्टेटेड हो, तो आप क्या करोगे? लगातार ऐड करने के लिए व्याकुल रहोगे। उसको डिजायर बोलते हैं। ऑल डिजायर इज अबाउट चेंजिंग समथिंग, बिकमिंग समबडी, you know, adding something to, you know, to your CV, let's say, to your life, to your house, to your car. यस It's about this. या So that's desire. राइट Now when you see the futility of that, then you operate from a core that is already fulfilled. Now I'm not operating from a point of lack of fulfillment. राइट I'm operating from a point that is already fulfilled. हाँ Now what do you do then? You don't do anything that will bring you fulfillment because you are fulfilled, I'm okay. already fulfilled. Now I'm already okay. So I'm not working to get okay. Then you kind of dance. Dance without any expectation for results. Now that is nishkam karma or desireless action. तो लेट मी सी इफ आई अंडरस्टैंड। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज मेरा घर है, मैं हमेशा सोचता रहूं कि इस घर में इस सोफे की कमी है या इस लाइट की कमी है, तो मैं हमेशा व्याकुल रहूंगा और खरीदता रहूंगा। जितना और खरीदूंगा उतनी और कमी लगेगी, उतनी और कमी लगेगी, और खरीदता रहूंगा। अगर मैं एक स्टेप पीछे लेके देखूं कि ये तो परिपूर्ण है, अपने में काफी है, तो फिर मेरे को कुछ खरीदने की जरूरत, हाँ घर में हो सकता है कुछ खरीदना पड़े। ठीक ठीक ठीक। इट्स अबाउट सीइंग कि घर खाली है जी, तो भी मैं इसमें फंसा रहूंगा डिजायर में, और मैं घर को बहुत भर लूं मैं तो भी फंसा रहूंगा। अगर घर का एग्जाम्पल होगा तो उसमें एक खतरा है। लोग सोचेंगे अगर हमने घर खाली कर लिया तो लोड भी खाली हो गया। लोड उनका भी नहीं खाली होता जिन्होंने घर भर लिया, और लोड उनका भी नहीं खाली होता जो घर छोड़ छाड़ के जंगल में चले गए। ठीक, जंगल में जाने से लोड हट नहीं जाता, नहीं हटता। इट्स अबाउट सीइंग दैट दीज थिंग्स हैव नो डायरेक्ट बियरिंग ऑन फुलफिलमेंट। हाँ, इनफैक्ट अगर मैं घर छोड़ भी रहा हूं तो वो भी एक तरह का एडिशन है। नाउ आई एम एडिशनली credited to say I am a renunciate, या कि मैं तो त्यागी हूं। सीवी पॉइंट मिल गया। हाँ, सीवी पॉइंट मिल गया ना। हाँ, तू तो घर में अपना सामान रख के बैठा है, मैं तो त्यागी हूं। हाँ, सीवी पॉइंट तो उससे होना नहीं है। सो इट्स अबाउट सीइंग दैट यू आर ऑलरेडी ओके एंड देयर इज नथिंग इन द वर्ल्ड दैट कैन रेंडर यू ओके।
आई हैव अ प्रैक्टिकल पुशबैक। मेरे को जैसे क्या है, मैं किसी को बात बोलूंगा ना सड़क पे, वो बोलेगा भाई पर बिल्स पे करने हैं, घर में पैसा होना चाहिए, करो। हाँ, तो क्या फिर उस डिजायर की और काम, हाँ बिल पे करो, हाँ पर बिल पे करने से तुम ओके नहीं हो जाओगे, और बिल पे नहीं किया, चोरी चकारी कर ली, उससे भी तुम ओके नहीं हो जाओगे। हाँ, जो एक्सपेक्टेशन है कि ये यहां कुछ करके या कुछ ना करके मैं ओके हो जाऊंगा, वो एक्सपेक्टेशन हटा दो। कि बिल तो पे कर लो, बिल कर लो पे, पर उसमें आंसर मत ढूंढो। पर वो बिल पे करने को इतनी इंपॉर्टेंस मत दे दो कि मैंने बिल पे कर दिया तो जिंदगी संवार ली, या मैंने बहुत बड़ी गाड़ी का बिल पे कर दिया है, अब मैं ले आया, मैंने पार्क कर लिया अपने पोर्च में, हाँ, तो अब मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया। हाँ, तुम गाड़ी रख लो तो भी नहीं हो जाओगे, तुम गाड़ी बेच दो तुम तो भी नहीं हो जाओगे। हाँ, 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 ठीक है ना? गाड़ी में कभी था ही नहीं, इट्स अबाउट सीइंग कि इसका रिश्ता गाड़ी से था ही नहीं, है ही नहीं। इसका रिश्ता ना गाड़ी रखने से है ना गाड़ी बेचने से है। इसका रिश्ता न तो शादी कर लेने से है ना ब्रह्मचारी बन जाने से है। हाँ, तुम बाहर की दुनिया में कुछ हिला लो, हाँ, हाँ, उससे ये नहीं होगा। द मोमेंट यू सी यू आर हियर नाउ, फ्रॉम हियर you are free to do whatever you want to. That free action is called desireless action. Absolutely free action. So free that it scares. I feel you, man. I understand this idea intellectually. How do I experience this? By not cultivating false hopes. अच्छा अच्छा। And how do you not cultivate false hopes? हाँ, अभी जिनसे होप रखी हुई है उनको ठोक बजा के देखो, ये पूरी कर सकते हैं क्या? इस दुनिया में प्रखर एक चीज नहीं है जिसकी औकात हो कि तुमसे वादा करे और वादा पूरा भी कर दे। फॉल्स होप्स हैं सारी, सब फॉल्स होप्स हैं। You mean everything? एवरीथिंग। वो उस चीज की गलती नहीं है, चीज धोखेबाज नहीं है। हाँ। तुम उससे जो मांग रहे हो उस बेचारे की हैसियत ही नहीं है देने की। you have your girl. हाँ, You know, it's not her company or her body that you really want. yeah. There is something beyond that you are expecting from her, हाँ, and बेचारी she is incapable of delivering that. And when she'll not deliver that, then you will feel wronged. Same from that side. yeah. She too will feel wronged क्योंकि वो तुम्हें देख रही है, अच्छा बढ़िया मस्त बंदा है यार, ना बॉडी वॉडी अच्छी है और सक्सेसफुल हो रहा है, चैनल चल रहा है, कुर्ता ही शुरता है, मन पढ़ लिया। डूड लग रहा है, बढ़िया बंदा है। हो सकता है ऊपर ऊपर ऐसे सोच रही हो, अपनी फ्रेंड से बात करे तो बोले सही बंदा मिल गया, लेकिन उसको भी नहीं पता वो कुछ और चाह रही है। ह्यूमन बीइंग है, वो जो चाह रही है वो प्रखर की औकात नहीं उसको देने की। वो भी यही फील करेगी कि मेरे साथ इनजस्टिस हो गया। समझ में आ रही ना बात? बिल्कुल समझ रहा हूँ कि एक कोई कुछ खालीपन है जो सामने वाला भर दे। यही प्रक्रिया है नीति की, कि आपकी जिससे भी उम्मीद है जरा उसके पास जाओ। हम गाते हैं, जब काम भरा हो आंख में तब सच नजर नहीं आता है। काम माने डिजायर। जिससे भी बहुत आपको उम्मीद हो रही है ना, जिससे डिजायर का रिश्ता बहुत हो गया हो, हाँ, उससे जरा दो टूक बात करो, पोल खुल जानी है। हाँ। इसीलिए जिनसे हमारा डिजायर का रिश्ता होता है, हाँ, हम उन्हें कभी अच्छे से एक्सप्लोर नहीं करते। सोच के देखना। It is so true. It hurts. नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि वहां पे हम सच नहीं जानना चाहते। वहां हमारा सेल्फिश एक वो इंटेंशन होता है ना कि डिजायर खत्म होए। पर ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि मेरे को लगता है जो ये मॉडर्न रोमांस और रोमांस की ब्रेकिंग है ना, इट इज एन आस्किंग, मेरे को दो, मेरे को दो, मेरे को दो, मेरे को दो, तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारे पास नहीं है। ही और शी इज नॉट होल्डिंग बैक। या उसके पास है ही नहीं, है ही नहीं। जो तुम चाह रहे हो वो उसके पास नहीं है, वो तुम्हारे पास है। जब मैं ऐसी बातें सुनता हूं ना कि शादी के बाद आदमी ये कहता है, वो आदमी औरत इंटरेस्टेड है अपनी प्री वेडिंग शूट में और पोस्ट वेडिंग शूट में, मैं कहता हूं तुम रैपर ढूंढ रहे थे कि गिफ्ट ढूंढने आए थे? पर गिफ्ट में भी कुछ ऐसा खास है नहीं जो तुम ढूंढ रहे हो, है ना? आदमी उसकी चकाचौंध में खोया रह जाता है और फिर कभी याद आती है कि ये तो एंड फ्रीडम फ्रॉम दैट फॉल्स एक्सपेक्टेशन which is going to very seriously hurt you is not difficult. Right. You just have to explore the fact. सामने गाड़ी है कि लड़की है कि नौकरी है कि पैसा है, जो भी है तुम्हारे, अरे जा करके उसका फैक्ट तो देखो। और जब फैक्ट देखोगे तो दिख जाता है कि है नहीं, वहां नहीं है। और जब ऐसे मल्टीपल डिसअपॉइंटमेंट्स होते हैं, श्री कृष्ण पता है क्या बोलते हैं? निराशी निर्ममो भव। वो कहते हैं go through a series of continuous disappointments, निराशा, and go through a series of continuous feeling
of lack of ownership, myness, possessiveness, निर्ममता, not mine. See that कि कुछ भी नहीं हो सकता तुम्हारा. अब निराश होने को हम अपने कल्चर में, खासकर जो पेपी कल्चर है, जो स्पंकी, जो ये पूरा मोटिवेटर्स का वाला गेम है, पॉजिटिविटी का जो गेम है, उसमें हम निराश होने को बहुत बुरी बात बोलते हैं. जबकि निराश होना गीता में बहुत सेंट्रल बात है. गीता बोलती है निराश हो जाओ. हाँ. क्योंकि जहां जहां तुमने आशा बांध रखी है वहां तुम्हें धोखा मिलना है. उसकी औकात नहीं तुम्हारी आशा पूरी करने की. और कैसे पता चलेगा? जाओ और उसको टेस्ट करो. टेस्ट, आस्क द राइट क्वेश्चंस. सो दिस डायलेक्टिकल स्पिरिट, द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी is at the heart of Gita. पूछो, जानो, पता करो. Inquire, ask, don't believe. Bhagavad Gita forbids any kind of belief system. No, you're not supposed to believe in anything, not even in God. No. Truth is bigger than any God. Go and inquire. और जब आप इंक्वायर करते हो तो फॉल्स होप्स गिर जाती हैं. जो बचता है वो है निष्काम. निष्काम माने डिजायरलेस. और ये जो एक निराशा से दूसरी निराशा का ये मेरा एक पर्सनल थ्योरी रही है, पता नहीं कितनी अकलमंद है. मेरे को लगता है कि ऐसा नहीं होता कि मैं मरता हूं फिर दोबारा पैदा होता हूं, और वो रीबर्थ है, वो इसी जीवन में कई बार हो जाता है कि एक कोई उम्मीद थी, वो मेरा ग्रैंड विजन था, वो टूट गया. अब मैं दूसरा ही आदमी निकला हूं दूसरे एंड पे. मैं 2 साल पहले और था, 4 साल पहले और था. क्या रीबर्थ यही है? 2 तरीके से, पर्सनल लेवल पर भी होती है और एग्रीगेट लेवल पर भी है. पर्सनल लेवल पर जो कहा वो मोर और लेस सही है. मैं जो हूं, मेरा सेंटर वही रहता है. बस एक तरफ मेरी उम्मीद टूटी, मैं दूसरी तरफ चालू हो जाता हूँ. तो जो पुरानी ही चीज थी उसने रीबर्थ ले ली है, पर किसी और तरीके से. ठीक है. पहले मेरी उम्मीद ये थी कि मेरे पास पैसा हो जाएगा जी, तो मुझे चैन मिल जाएगा. अब वो पैसे से मिला नहीं, तो अब मैं जा रहा हूँ फेम खरीदने. अब मुझे फेम मिल जाएगी तो मुझे चैन मिल जाएगा. ये रीबर्थ ही है. ये जो पुराना वाला था वो तो चला गया. अब वो पैसे से नहीं उम्मीद रख रहा, पर वो फेम से उम्मीद रख रहा है. तो ये कॉन्टिन्यूअस साइकिल है रीबर्थ का. ये तो है विद इन वन लाइफ टाइम. राइट. द अदर रीबर्थ इज ऑफ द काइंड कि समझ लो पेड़ होता है, उसमें से पत्ता गिरता है जी. जो पत्ता गिर गया वो कभी दोबारा नहीं आता, पर पत्ते दोबारा आते रहते हैं. हाँ. सो वंस यू आर गॉन यू विल नॉट रिटर्न, बट मेनी मोर लाइक यू, एन इनफाइनाइट नंबर लाइक यू विल कीप रिकरिंग. My mistakes will continue to happen in other people. Yes. You could say that. कि मेरे जो ये behavior patterns हैं, ये चलते रहे. आज जो आप गलती कर रहे हो 10,000 साल पहले कोई कर चुका है. हाँ. और आज जो कर रहे हो 10,000 साल बाद भी कोई करेगा. A beautiful lack of originality. Beautiful lack of originality. और कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं, अर्जुन तुझे कुछ याद नहीं है. ये मैं तुझे कोई पहली बार थोड़ी बता रहा हूँ. ये जो मैं तुझे अभी बातें बोल रहा हूँ ना, ये मैं तुझे बहुत बार पहले बोल चुका हूँ. वो नाम लेके बताते हैं. अच्छा. वो मनु का नाम लेते हैं, इक्ष्वाकु का नाम लेते हैं, वसवान का नाम लेते हैं, कहते हैं ये सब थे, बस बात ये है कि तुझे कुछ याद नहीं है. तो ये कॉन्टिन्यूअस साइकिल है, जहां पहले जो गलती करी थी वही तुम आज फिर कर रहे हो. दो इट्स नॉट एज इफ द पर्सन हैज टेकन रीबर्थ. जो पत्ता गिर गया वो पत्ता अब नहीं वापस आएगा, लेकिन उसी जैसे कई पत्ते आएंगे. जो लहर गिर गई वो लहर नहीं वापस आएगी, पर उसी तरह की उसी सागर से दूसरी लहरें उठेंगी. सो दैट इज रीइंकार्नेशन एट द एग्रीगेट लेवल. मेरे को पता है क्या समझ में आया आचार्य जी, कि ना अगर हम टाइम स्केल थोड़ा जूम आउट करें और सेल्फ की मतलब मैं से थोड़ा उठे ना और इंसान देख लें, और इंसान को एक लार्जर टाइम स्केल में देख लें, तो एक तरीके से इंसानियत सागर हो गई और एक इंडिविजुअल इंसान लहर हो गई. और उस सेंस में आप पर्सनल और इम्पर्सनल जो 2 वर्ड्स हमने यूज किए ना, उसकी वो डेफिनेशन थोड़ी ऐसी हो जाती है, वो कोहेरेंट हो जाते हैं. एंड इसको और अंदर करना है. हाँ बताओ ना. तुम्हारी बॉडी सागर है जी, तुम्हारी जो सेल है वो पर्सन है. हाँ, तो सेल आते जाते रहते हैं, वो बर्थ रीबर्थ चलता रहता है. और जो सेल आया है अगला, वो पिछले वाले जैसा ही है. पिछले वाले जैसा है, पर पिछले सेल का कोई रीबर्थ नहीं हो गया. तो पिछले सेल की कोई जीवात्मा निकल के नए वाले में नहीं घुस गई कि तुम मरोगे तो तुम्हारी जीवात्मा निकल के किसी दूसरे में घुस जाएगी. तो सेल्स हैं. सेल्स लगातार, इतनी देर में हमने बात करी, इतनी देर में हजारों लाखों सेल्स हमारे मर गए, उतने ही पैदा भी हो गए. ये लगातार जो है ये पुनर्जन्म चल रहा है. अब मैं समझा. ठीक है आचार्य जी, थैंक यू सो मच. मेरे को बड़ा मजा आया.